आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के यानी आधुनिक भारत से रिलेटेड जो प्रश्न है उसका हम लोग हल देखेंगे। यह जो टॉपिक है यह आधुनिक भारत से सभी जितने भी अभी तक हम लोगों ने, चाहे वो गर्म दौर हो, चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे भारत का सामाजिक आर्थिक विकास हो, यानी उन सभी क्षेत्रों से जो मिक्सअप क्वेश्चंस हैं उन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे और रिकॉल भी हो जाएगा पहले वाले चीज़ों का। तो हम लोग लास्ट से देखेंगे, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। 60 से हम लोग यहाँ पर हल करेंगे और जितना हो सके वहाँ तक हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। 60 में कहा है इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। याद करिए, जब हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत से पहले अध्याय में जब हम लोगों ने देखा था भारत का सामाजिक आर्थिक उत्थान में भी, वहाँ पे भी हम लोग चर्चा किए थे, वो थे सर सैयद अहमद खां। ये वही सर सैयद अहमद खां हैं जिन्होंने हम लोगों ने देखा था कि जो मुस्लिमों में शैक्षणिक सामाजिक उत्थान के लिए बढ़ चढ़कर काम किया। और अगर बोला जाए कि मुस्लिमों में अगर आधुनिक शिक्षा का प्रसार के लिए जाना जाता है तो वही सर सैयद अहमद खां, यही वो सर सैयद अहमद खां हैं जो 1857 की क्रांति में सैनिकों को फना देने के कारण काफ़ी चर्चा में रहे थे। ये वही व्यक्ति हैं, जब क्या हुआ था, जब इनके 1857 का जब क्रांति यानी जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में अपने करीबियों को, अपने माँ को यह 7 दिन तक अस्तबल में छुपे हुए रहे थे। यानी उस परिस्थिति के बाद इनका मन काफ़ी विचलित हो गया था, वह भारत छोड़कर जाने वाले थे। जैसे ही पता ये अंग्रेज़ों को चला, अंग्रेज इन्हें प्रलोभन देने के लिए अपने कुछ अधिकारियों को भेजता है, लेकिन तभी यह उस वक्त सोचते हैं और वह उसके प्रलोभन में नहीं आते और यह विचार करते हैं कि अगर आज हम चले गए तो यह क्या हो जाएगा, जो हमारा मुस्लिम समुदाय है वो काफ़ी पिछड़ा रहेगा, काफ़ी पीछे चलेगा। तभी से वो उसके शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उत्थान के लिए सोचना आरंभ करते हैं। और फिर आप देखेंगे किस तरह से इन्हीं के नेतृत्व में सबसे पहले तो 1863 की गाजीपुर में एक विक्टोरिया स्कूल खोला जाएगा, फिर 67 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला जाएगा। फिर वो कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड जाते हैं, और इंग्लैंड जानते हैं तो कैम्ब्रिज में जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में। वहाँ जब जाते हैं तो उसके तर्ज पर, यानी कि उस विश्वविद्यालय के तर्ज पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने भ्रमण किया था, उसके तर्ज पर वह भारत में भी क्या करना चाहते हैं, विश्वविद्यालय को स्टार्ट करना चाहते हैं। जब वो भारत लौटते हैं और फिर भारत लौटने के बाद क्या करते हैं, आप देखें कि 1875 ईस्वी में क्या होता है, कॉलेज बनता है। हालांकि फिर उसके बाद तो उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बाद फिर वह यूनिवर्सिटी के रूप में भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद फिर वो यूनिवर्सिटी भी बनता है। तो ये वही सर सैयद अहमद खां है जो मुसलमानों की उच्च शिक्षा के पथ प्रदर्शक बने। ऑप्शन में देखिए बी में बदरुद्दीन तैयब जी भी है। अब बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में बात की जाए तो ये वही बदरुद्दीन तैयब जी है। याद करिए, जब बाल गंगाधर तिलक क्या कहते पहली बार जेल जाते हैं, वह जेल किस परिस्थिति में जाते हैं, जब आपको पता होगा कि केसरी नामक पत्रिका में जब देश का दुर्भाग्य नामक क्या करते हैं पंक्ति को प्रकाशित करते हैं, उसमें से वो बताते हैं अंग्रेज की कूटनीति, क्योंकि उस समय क्या होता है, प्लेग बीमारी भी फैला हुआ होता है। तो अंग्रेजों को यह अधिकार हो जाता है, यानी वो अधिकार अपने अंडर ले लेता है, किसी के घर में बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के घुस सकता है, किसी को खाली कर सकता है, हटा सकता है। इस परिस्थिति को काफ़ी विचलित कर रहा था। तो उन सभी नीतियों को उन्होंने केसरी में प्रकाशित किया। इसे प्रकाशित करने पर उस पर क्या कर दिया, राजद्रोह का मुकदमा लगाकर बाल गंगाधर तिलक को क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल देता है। फिर वही राष्ट्रद्रोह का जो मुकदमा लगाया जाता है, उनके विरुद्ध में जो लड़ते हैं यही बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। या बदरुद्दीन तैयब जी जो बंगाल में जन्म होता है, प्रारंभिक जो शिक्षा कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, बैरिस्टर बनकर लौटते हैं। और फिर एक चर्चित है जो क्या करते हैं, बाल गंगाधर तिलक को बेल से निकालवाने में काफ़ी अहम भूमिका होती रहती है, बदरुद्दीन तैयब जी। इस तरह से इस प्रश्न का मुसलमानों में उच्च शिक्षा के पद प्रदर्शक बने वो सर सैयद अहमद खां होंगे। ध्यान में रखिएगा, सर सैयद अहमद खां से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे उन्होंने जब वो यानी कि आप तो देखें कि 67 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल स्कूल खोलते हैं, फिर वो इंग्लैंड चले जाते हैं, फिर वहाँ के एजुकेशन से प्रभावित होकर भारत में भी उस तर्ज पर क्या करना चाहते हैं, वो इस तरह का विश्वविद्यालय को लाना चाहते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय को। फिर आप देखेंगे जैसे वो लौटते हैं तो वहाँ के कुछ मैगजीन होता है जो स्पेक्टेटर और टैटलर नामक से काफ़ी प्रभावित होते हैं। यानी अप्रैल 1969 ईस्वी में वो भारत लौट आते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, 2 पत्रिकाओं उन्हीं के तर्ज पर भारत में भी वो चलाना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन, एक कहा था तहजीब उल इखलाक, ये वो लॉन्च करते हैं 1970 ईस्वी में। हालांकि इस पर प्रतिबंध भी लगता है, फिर बाद में आप देखेंगे कि उसको क्या कर दिया जाता है कि बंगाल गजट के साथ उसको मिला दिया जाता है। तो ये कहानी था बस सर सैयद अहमद खान के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखेंगे 61 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। प्रथम में कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापार के एक अधिकार को प्रोत्साहित कर दिया गया। चलिए, 2 में कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया, सीधा प्रशासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। क्या जो कथन है वो कथन से विचार करना कौन सा कथन सही है। अब ध्यान करिए, क्या चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब जो
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार था वह किसके तहत समाप्त किया गया? ध्यान करिए, हुआ था वक्त 1813 ईस्वी में, जिसमें क्या कह दिया गया, जिसमें कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि वो जो एकाधिकार कंपनी का था वो चीन और चाय को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। और क्या हो गया, जैसे एकाधिकार समाप्त हुआ, बड़े बड़े उद्योगपति ब्रिटेन के और यूरोपीय देशों के आकर वहाँ पर व्यापार करना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारा व्यापार लगेगा और जो भारत में व्यापार होगा वह व्यापार क्या होगा, बंद हो जाएगा। यानी कि औद्योगिकरण इंग्लैंड के लिए आएगा और औद्योगिकरण भारत के लिए आएगा। यहीं से भारत का उद्योग का विनाश होगा। जो हस्तशिल्प, हथकरघा, जो भी छोटे लघु उद्योग होंगे वो सभी धीरे धीरे खत्म के कगार पर पहुंचेंगे, क्योंकि हाथों से बने हुए कपड़े के अलावा मार्केट में जो होता मशीन से बने कपड़े आने लगते हैं और कम दाम पर होने के कारण क्या होते हैं, इस तरह से भारतीय मार्केट यानी भारतीय बाजार को प्रभावित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है कि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को वह 1813 में ही समाप्त कर दिया गया था और बाकी जो चाय चीन पर था वह भी कुछ बरस बाद 1833 में वो दोनों को भी हटा दिया गया। 2 में देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा प्रशासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया। देखिए, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रिटिश संसद के ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त नहीं किया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उसके बाद भी कंपनी क्या कर रहा होता है, यहाँ पर अपना कारोबार कर रहा होता है। बस अंतर प्रशासन और उसके जो प्रशासनिक होता है और राजनयिक, ये दोनों का बंटवारा किया जाता है। 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि 1857 का विद्रोह का पुनरावृत्ति नहीं हो, यानी इसका मुख्य उद्देश्य वही होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि क्या होता है, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत में चला जाता है और जो भारत का 22 जो क्या होता है गवर्नर जनरल, उसका क्या कहता है, उसका पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाता है, जो ब्रिटिश ताज के क्या होते थे, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होते थे। तो यह पूर्णतः गलत लिखा हुआ कि पूर्णतः समाप्त हो गया, सिर्फ वो क्या हो गया, जो पहले डायरेक्ट था अब वह ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश जो क्राउन है उसके अंडर में आ गया। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 2 ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 62 में कह रहा है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया? बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या होता है, अब आप याद करिए, उपन्यास में आनंद मठ का प्रसिद्ध उल्लेख किए थे, किसका विद्रोह किए थे, उल्लेख किए थे आनंद मठ में? भील विद्रोह का किए थे कि रंगपुर की दीनापुर विद्रोह का कि बिशनपुर या बीरपुर क्या सन्यासी? तो वह जो आनंद मठ में वह सन्यासी विद्रोह का किए थे। याद करिए क्या था, सन्यासी विद्रोह में क्या उन्होंने किया था। इसी से क्या आएगा, ये सुजलाम सफलाम मल्याज यहाँ से निकल के आएगा। तो ये जो होगा, तो अब क्या होगा, सन्यासी विद्रोह में जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जब अकाल 1770 ईस्वी में पड़ता है, उस अकाल का चरित्र चित्रण उसमें किए हैं। इसमें आप बताए हैं कि एक क्या होता है, एक कल्याणी होती है और उसके पति महेंद्र होते हैं। उसके बाद फिर वो अपने शिशु अबोध बालक को लेकर वहाँ से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो अकाल का स्थिति काफ़ी विचलित कर रहा होता है। तो उस स्थिति में वह क्या होते हैं, कल्याणी अपने पति महेंद्र के साथ जब वो बाहर जाते हैं, तो क्या होता है, महेंद्र को जब जा रहे होते हैं तो जंगल में क्या कहता है, कुछ डाकुओं के द्वारा घेर लिया था। वहीं पर भावनानंद कर एक सन्यासी आता है जो उन्हें बचाता है। फिर वह उसका परिचय पूछते हैं महेंद्र, तब वो परिचय बचाने से मना करता और मुस्कुराते हुए कहता, मैं आपको आपकी पत्नी और बच्चे से मिलवाऊंगा। तब वो काफ़ी प्रसन्न होता है। फिर वहीं पर वो क्या होता है, जैसे ये बात सुनता है तो प्रसन्न के माते फिर वो क्या करता है, मतलब गंभीर होकर भावनानंद गीत गाना शुरू कर देता है, वंदे मातरम सुजलाम सफलाम मल्याज सफलाम मातरम। यहीं से वंदे मातरम भी लिया गया है, प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। तो यही सन्यासी विद्रोह है जो बंकिम चटर्जी ने उल्लेख किया। नेक्स्ट 62 के बाद 63 में हम लोग आते हैं। 63 में कह रहा है, लेक्चर ऑफ कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? देखिए, यह जो अनुभव है लेक्चर कोलंबो टू अल्मीडा, यह कब लिखा गया? स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है। यह पुस्तक तब लिखा गया था जब वो पश्चिम से लौटे थे। आपको पता होगा कि अब विश्व धर्म का जब सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर जाकर उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया। उसके बाद विश्व में भारत को भी लोग जानने लगे, आपको पता ही है, उसकी चर्चा हम लोग किए थे। तो वहाँ से लौटने के बाद फिर क्या होते हैं, यह जो होते हैं यानी कि वह कोलंबो जाते हैं, कोलंबो से फिर वो अल्मोड़ा जाते हैं। उसी के बीच में जब वो भ्रमण करते हैं, लगभग विभिन्न भारत के विभिन्न राज्यों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, और उसी का जो उल्लेख है किया गया है कोलंबो टू अल्मेडा में, तो यह हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। जो आप देखेंगे कि वह 15 जनवरी 1857 को कोलंबो पहुंचते हैं। फिर वो वहाँ के ब्रिटिश जो क्षेत्र होता है सीलोन, वहाँ पर वो भाषण देते हैं, व्याख्यान देते हैं। उसके बाद फिर वो दक्षिण भारत के पंबन द्वीप पर पहुँचते हैं। फिर जैसे ही पंबन द्वीप पर पहुँचते हैं तो वहाँ के राजा 56 फीट का एक मूर्ति भी वहाँ पर स्थापना करता है इनके आने के आगमन में। फिर विवेकानंद क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर भारत के विषयों का क्या करते हैं, मतलब विभिन्न विषयों पर व्याख्यान करते हैं, घूमते हैं, देते हैं। फिर वो क्या होता है, जून में
अल्मोड़ा पहुंचते हैं। तो यही है इसमें, ये जो कोलंबो टू अल्मोड़ा के जो व्याख्यान है जो उन्होंने दिया है उसी के उल्लेख किया गया, तो वही होगा स्वामी विवेकानंद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में क्या है, समाचार पत्र है और प्रारंभ करने वाला है। आ जाइए, काफ़ी अच्छा। बॉम्बे क्रॉनिकल, याद करिए बॉम्बे क्रॉनिकल क्या है। बॉम्बे क्रॉनिकल यही फिरोज शाह मेहता के द्वारा शुरू किया गया था। अब यह जो है अखबार है, अंग्रेजी है, हिंदी है, यह आपको भी जानना जरूरी थी। ये जो किया गया था इसका जो बॉम्बे क्रॉनिकल का, वह किया गया था अंग्रेजी में किया गया था, तो अंग्रेजी अखबार है। और आपको यही बता दें कि फिरोज शाह मेहता क्या हुए थे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ते हैं, यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आते हैं तो एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1890 ईस्वी में अध्यक्ष बनने का भी मौका मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता जो अंग्रेजी अखबार होता है। कॉमनवेल्थ, अब याद करिए कॉमनवेल्थ कब और किन परिस्थितियों में, यह वो परिस्थिति में लाया जाता है जब क्या होता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनिवर्सेंट क्या होती है, वो अध्यक्ष बनती है, भारत में आती है, काफ़ी उसका फलता फूलता है उसको, उसके बाद फिर वो उसे लगता है कि क्या होना चाहिए कि एक आयरिश के तौर पर होम रूल लीग का भारत में भी स्थापना होना चाहिए। तब वो होम रूल लीग की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही होती। फिर आप आगे देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर वो होम रूल लीग का भी क्या करेगी, यहाँ पर स्थापना करेगी। फिर वो कहानी वो अलग है। तो क्या होता है कि जैसे ही वो क्या होता है, वो क्या करती है कि ये एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ है जो जनवरी में 14 जनवरी को प्रकाशित किया जाता है, और न्यू इंडिया जो है वह आपको जून में देखेंगे प्रकाशित, दोनों 14 में ही होता है। कॉमनवेल्थ साप्ताहिक होता है और न्यू इंडिया दैनिक होता है। मुख्य रूप से इसे जो अखबार को, समाचार पत्र को लाने का उद्देश्य होता है सामाजिक और जागृति और स्वतंत्रता को लेकर जागरूक करने के लिए यह एनी बेसेंट के द्वारा क्या कहता है, इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो ध्यान में रखना है कॉमनवेल्थ और एक साथ में क्या ये जो हम लोगों ने देखा न्यू इंडिया, ये काफ़ी चर्चित है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, लीडर के बारे में देखते हैं। अब कह रहा है लीडर जो है ये अंग्रेजी में इसका प्रारंभ किया गया था, ये वही मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। आपको पता होगा जब लीडर क्या होता है, घाटे में चला जाता है, तब उस समय मदन मोहन मालवीय जो काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे होते हैं, उस वक्त उसके बीच में रोककर इसके क्या करने के लिए, इसे कर से निकालने के लिए ये क्या करते हैं, धन इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं और पहला झोली अपने बीवी के हाथों में पहलाते हैं। वो कहते हैं ये आपका चौथा पुत्र है, जो हो सके वो संभव इसके मदद करिए। तो इस तरह से लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया जाता है। वह 1910 ईस्वी में पहले अंग्रेजी था, फिर हिंदी में भी प्रकाशन किया जाता है। सर्च लाइट, इसके बारे में थोड़ा सा क्या है, 2-3 निष्कर्ष है, तो इसके बारे में आप बताइए कि इसका प्रारंभ करने वाले कौन थे। ऐसे सर्च लाइट की बात की जाए तो आपको पता हुआ, सर्च लाइट हम लोग जब बिहार का अध्ययन किए थे तो उसमें भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो सर्च लाइट समाचार पत्र है, इसके जो संपादक कौन है, मुरली मोहन प्रसाद सिंह है। इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी, पहले साप्ताहिक होता है, सप्ताह में 2 बार होता है, फिर 1920 ईस्वी से त्रि-साप्ताहिक होता है, फिर कुछ समय बाद में बंद भी हो जाता है। तो ये सर्च लाइट है, लेकिन इसका जो ऑप्शन सच्चिदानंद दिया है, तो सर्च लाइट के बारे में आप हमें सजेस्ट करिए कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट 65 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हाँ, वो अलग है कि संपादक वो थे, लेकिन प्रारंभ करने वाले सर्च लाइट के बारे में आप हमें सजेस्ट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, करना है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं और इधर भाषा है, राजा राव है, गोविंद त्र्यम देश पांडे है, सुब्रमण्यम भारती है, ताराकांत किशोर। चलिए आइए बारी बारी से जानते हैं। राजा राव के बारे में बात की जाए तो यह तेलुगु जो है, राजा राव तेलुगु नहीं कही है, राजा राव जो होंगे यह जो हो जाएंगे ये अमेरिकी, हाँ भारतीय अमेरिकी लेखक होते हैं जो अंग्रेजी भाषा के होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, भारतीय अमेरिकी लेखक अंग्रेजी भाषा के होते हैं। तो राजा राव, चलिए ये तेलुगु दिया। नेक्स्ट आगे बढ़िए, गोविंद त्र्यम देश पांडे। देखिए गोविंद जो त्र्यंबक देश पांडे है, इसे गोविंद पुरुषोत्तम देश पांडे या जीपी देश पांडे या गोविंद देश पांडे, इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के मराठी कवि हैं, बिल्कुल सही मिलान किया हुआ है। सुब्रमण्यम भारती के बारे में बात की जाए तो सुब्रमण्यम भारती ये तमिल कवि होते हैं, इनको महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो लिखा गया जो कुछ पोएट है, जो पंक्ति है, जो कविताएं काफ़ी चर्चित और काफ़ी देशभक्तपूर्ण है। जैसे स्वदेश गीतांजलि 1908 ईस्वी में, जन्मभूमि 1919, देशभक्ति से पूर्ण क्या है, कूट कूट कर इसमें भरा हुआ है। तो ये हो जाएंगे सुब्रमण्यम भारती तमिल, यह भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे तारा किशोर जोशी। तो तारा किशोर जोशी, देखिए तारा किशोर जोशी के बारे में विशेष जानकारी नहीं, लेकिन उमा शंकर जोशी के बारे में विशेष जानकारी है कि उमा शंकर जोशी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित एक गुजराती भाषा के साहित्यकार थे। तो यह हो जाएगा। तो आप अगर तारा शंकर के बारे में कुछ विशेष आप बताना चाह रहे हैं जिसे भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार तो राजा राव बिल्कुल गलत है, जो तेलुगु लिखा हुआ तेलुगु नहीं होगा, वो अंग्रेजी होगा, जिसमें हम लोगों ने देखे भारतीय अमेरिकी लेखक होते हैं वो, और वो अंग्रेजी भाषा के वो होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 66 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
चलिए आइए विचार कर रहेंगे हम लोग। पहला कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल सेवा स्थापित की। अब सोचिए, क्या वारेन हेस्टिंग्स थे जिनके द्वारा क्या किया गया था नियमित पुलिस बल सेवा? वो वारेन हेस्टिंग्स नहीं होते, वो कर्नवालिस होते हैं। कर्नवालिस का शासनकाल जो आप देखेंगे कि क्या होता है, ये जिसके समय में भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ किया जाता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है। तो वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स ना, क्योंकि वारेन हेस्टिंग का शासनकाल 1772 से 85 होता है, तो वो हो जाएगा कर्नवालिस हो जाएगा, शायद 1756 से लेकर 62 या समथिंग तक रहेगा, जो आगे देख लेंगे हम लोग। तो ये ध्यान में रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल नहीं होगा। नियमित पुलिस बल सेवा वो कर्नवालिस को होगा। भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में भी कर्नवालिस को ही जाना जाता है, क्योंकि इसी के शासनकाल में एक सुदृढ़ व्यवस्था के रूप में क्या किया गया, उस प्रशासनिक और पुलिस बल सेवा का स्थापना किया गया। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। बिल्कुल सही बात है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। यह रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है जब भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटिश भारत में क्या करती है, जब वो अपना व्यापार करना स्टार्ट करती है, तब यहाँ पर क्या कहता है, ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या किया जाता है, यह कहा जाता है कि जो ब्रिटिश भारत के अधीन जो भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी, वह भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी का निजी मामला नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो ब्रिटिश संसद इसके संबंध में कानून और निर्देश को लागू कर सकता है। यह था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो नेक्स्ट देखिएगा 3 में कह रहा आईपीसी 1860 में लागू किया गया। बिल्कुल सही बात है। 1860 में जो आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता था, जो हम लोगों ने देखा था कि कर्नवालिस के समय में क्या किया जाता है, वो स्टार्ट किया जाता है, वो बिल्कुल सही है 1860 ईस्वी में। और यही कर्नवालिस के समय में भारतीय सिविल सेवा को भी लाया जाता है, तो उससे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कर्नवालिस के समय में। तो हम 1756 बोल दिए थे कर्नवालिस, है ना? नहीं, 1756 नहीं, 1856 से लेकर आप आगे वही 62 या समथिंग होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यह सही हो जाएगा 2 एवं 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब कह रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, क्या कहा, उसके तो तहत क्या प्रावधान किया गया? पहला, प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता, हाँ बिल्कुल सही बात है कि 1835 का जो अधिनियम था वह प्रांतों में जो द्वैत शासन उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर और प्रांतों को उत्तरदायी सरकार बनाने की स्थापना दे दिया गया, यानी प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया। और जो वह द्वैत शासन था वो कहाँ लेके चला गया, वो केंद्रों में लागू हो गया। यह ध्यान में रखना। दूसरा करा है कि संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना। तो बिल्कुल सही बात है कि फेडरल कोर्ट की भी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में क्या होता है, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके प्रथम न्यायाधीश सर मॉरिस गेवियर होते हैं। तीसरा है अखिल भारतीय संघ का स्थापना। तो बिल्कुल सही बात है कि केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध लाया गया, यानी कि केंद्र और राज्य की इकाइयों को क्या कर दिया गया, 3 सूचियों के माध्यम से, जिसमें संघ राज्य समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अपशिष्ट विषय पर विधि बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। तो इस तरह के अखिल भारतीय संघ का उपबंध किया गया। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें हम आगे देखेंगे कि इसी के तहत क्या करेगा, 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी प्रारंभ किया जाएगा। फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार भी इसमें देखने को मिलेगा 1935 के अधिनियम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बोला जाता है कि भारत के जो संविधान बना था, उस संविधान में से किससे सबसे ज़्यादा के जो विषय को लिया गया, यही है भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए, हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, नेक्स्ट 68 में देखिए। अब 68 में करा निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित नहीं, उसके बारे में चर्चा करना है। पिट्स इंडिया एक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इलबर्ट बिल। आइए बारी बारी से चर्चा करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब और किन परिस्थिति में लाया जाता है? वह लाया जाता है 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। अब देखिए 1784 ईस्वी में कौन होते हैं, वह होते हैं वारेन हेस्टिंग्स ही होते हैं। 1772 से लेकर 85 तक रहते हैं। यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आता है। अब प्रश्न उठता है कि पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो आखिर उसमें क्या ऐसा वक्तव्य, मतलब क्या ऐसा रखा गया था? तो यही पिट्स इंडिया एक्ट के तहत में क्या किया गया था, जिसमें व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशक के हाथों में पहले की तरह रखा गया और राजनीतिक क्रियाकलाप को क्या किया, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक क्या किया गया, 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। यानी कि व्यापारिक तो कंपनी के हाथों में रह गए, लेकिन जो राजनीतिक क्रियाकलाप है उसके लिए क्या किया गया, नियंत्रक मंडल की स्थापना, नहीं कंट्रोल ऑफ बोर्ड 6 सदस्यीय वाले टीम की स्थापना की गई। इसी के तहत किया गया। तो ध्यान में रखेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट वह वारेन हेस्टिंग्स के तहत। डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ याद करिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ जो हड़प नीति, जिसे हड़प नीति कहते हैं, इस हड़प नीति
के माध्यम से क्या था कि यानी कि जिसका जो भी राजा महाराजा जो भी था, अगर उसका पैतृक क्या है बच्चा, यानी पैतृक वंश नहीं है, यानी उसका अपना बच्चा नहीं है, तब अगर वह किसी को गोद लेता है तो वह जो क्षेत्र होगा वह उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा। कौन? गोद लिए हुए बच्चा, यानी कि वो ब्रिटिश के नियंत्रण में वो आ जाएगा। यानी कि जो कंपनी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ पर राज कर रही थी जिस तरह से, वह उसके अंडर में, ब्रिटिशर्स के अंदर में आ जाएगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें से हम लोगों ने देखा था सबसे पहले सतारा को, फिर जयपुर को 1849 ईस्वी में, 1848 में सतारा को, इस तरह से और भी विभिन्न राज्यों को उन्होंने अपने अंडर में लिया था। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? इस एक्ट के माध्यम से आपको पता होगा, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? सोचिए, वह लाया गया था इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में यही था कि आप क्या कर सकते हैं, बिना परमिशन के आप अखबार छाप नहीं सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अखबार छापना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी में छापना ही मस्ट है, यानी कि आप अन्य भाषाओं में नहीं, अंग्रेजी में क्या करना, प्रकाशित करना वह मस्ट था। ये था क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो आप ध्यान में रखना है। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट लाया गया था, वह सोचिए कि कब और किन परिस्थिति में वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया जाता है। तो वह लाया जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में नहीं, कर्जन के समय में, क्योंकि लॉर्ड कर्जन क्या होता है, वह बंगाल विभाजन इसके समय में होता है, तो क्या हो जाएगा ये कर्जन, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। चलिए, अब बचा इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल के बारे में देखिए क्या है। तो इल्बर्ट बिल के बारे में बात की जाए, यह इल्बर्ट बिल वही बिल है जो कब लाया जाता है, यह इल्बर्ट बिल लाया जाता है 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। इस बिल के तहत क्या था कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों का क्या करने का, सुनवाई करने का अधिकार दे दिया जाता है। तो इस अधिकार जैसे ही भारतीय नागरिकों को यूरोपीय नागरिकों के केस मुकदमों का दिया जाता है, इसका विरोध स्टार्ट हो जाता है भारत में, क्योंकि भारत में बहुत सारे ब्रिटिश उपनिवेश ब्रिटिशर्स भी रह रहे होते हैं। पहले तो व्यापारी विरोध करते हैं, फिर धीरे धीरे जो महिलाएं होती है ब्रिटिशर्स महिलाएं, वो निकल कर भारी स्तर पर बाहर होने लगती, फिर इसकी चर्चा ब्रिटेन में भी काफ़ी उच्च स्तर पर होने लगती है। तो इस आपको पता हुआ, इस बिल के कारण रिपन को क्या करना पड़ा था, इस्तीफा भी देना पड़ गया था। तो ये एल्बर्ट बिल बिल्कुल रिपन क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का जो हमें क्या लग रहा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं लाया गया था। अब इसे किस समय लाया गया था, आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं 1969 में, देखते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। अब भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं क्या थी? अब सोचिए 1935 में अभी हम लोगों ने क्या देखा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखा, जिसमें द्वैत शासन जो लाया गया था, यह द्वैत शासन खासकर कब लाया गया था, यह 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में लाया जाता है, द्वैत शासन को लागू किया जाता है। और 1935 ईस्वी में क्या कहता है, इसे समाप्त कर दिया जाता है। और यह जो द्वैत शासन वो प्रांतों में था, प्रांतों में 1919 ईस्वी में लगाया जाता है। तो गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ डायचरी। तो बिल्कुल सही बात है कि प्रांतों में द्वैत शासन की क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और उसे उत्तरदायी सरकार बनाने का प्रावधान किया गया, यानी कहा गया। तो प्रांतों में क्या हो गया, द्वैत शासन, जिसे हम लोग कभी कभी डायर्ची भी कहते हैं। डायर्ची का अर्थ ही होता है कि दो शासन हो, यानी शासन का जो बंटवारा हो वो दो के हाथों में हो। तो इस तरह को ही डायर्ची कहा जाता है। यह ग्रीक भाषा है। तो कभी कभी क्या कर द्वैत शासन आधा कर डायर्ची लिख देगा, तो क्या हो जाएगा, गवर्नी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यह समाप्त कर, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर कहाँ उसे प्रारंभ किया गया, केंद्र में वो किया गया। अब देखिए 2 में, गवर्नरों को विधायी क्रियाकलाप में निषेधाधिकार, यानी वीटो की शक्ति एवं स्वयं द्वारा विधि बनाना। क्या ये 1935 की बिल्कुल सही बात है कि इसमें क्या किया गया, गवर्नरों को विधायी क्रियाकलापों में क्या किया गया, निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति एवं स्वयं द्वारा विधि बनाना इसमें किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, यह गलत है। देखिए कह रहा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1919 ईस्वी में क्या किया जाता, मुसलमानों को खुश करने के लिए, उससे सहानुभूति लेने के लिए यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाया जाता, वो रहता है। और इसमें सांप्रदायिक प्रणाली को थोड़ा विस्तार किया जाता है। यह विस्तार कहाँ तक जाता है, जैसे दलित जातियों तक, महिलाओं तक, मजदूर वर्ग तक प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था में इसका विस्तार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ये जो सही है कौन है, आपको 2 आपको देखने को मिलेगा, 2 सही है। ये मतलब कि 1 और 2 सही है। तो देख लीजिए ऑप्शन किस में 1 और 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको यह देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं 70 में आते हैं। 70 में करा निम्नलिखित में से कौन एक सही है, यानी कि इसमें आपको पता करना है
कि कौन सा सही है। पहला है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत में संविधान सभा चुनी गई। चलिए, कह रहा है क्या 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई, बिल्कुल सही बात है। 1946 ईस्वी में ही प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई थी, क्योंकि जो क्या किया गया था, आपको पता होगा कि भारत में गतिरोध को देखते हुए 22 जनवरी 1946 को इटली द्वारा घोषणा किया जाता है, और घोषणा किया जाता है। फिर उसके बाद एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाता है। वह कमेटी कैबिनेट मिशन के नाम से आता है, जो भारत भेजा जाता है। और उस कैबिनेट मिशन में कौन कौन होते हैं? पैट्रिक लॉरेंस होते हैं, एलेक्जेंडर होते हैं, एक और व्यक्ति होते हैं, यानी कि और जो उसका पैट्रिक लॉरेंस होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। तो उन्हीं की अध्यक्षता में वो टीम आती है, और फिर 16 मई 1946 ईस्वी को एक घोषणा करती है, एक प्रावधान करती है, और उस जो प्रावधान लाती है उस प्रावधान में संविधान सभा के गठन की बात होती है। उस संविधान सभा के गठन का जो प्रावधान होता है उसमें कहा जाता है कि जो गठन किया जाएगा उसमें से आपको पता हुआ कि 389 सदस्यों का चयन किया जाता है, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, फिर उसमें 92 देसी रियासतों से और चीफ कमिश्नरी से। इस तरह से था, ये प्रावधान था। लेकिन फिर क्या हो गया कि आपको पता होगा संविधान सभा का गठन होता है जब प्रथम संविधान सभा का क्या होता है, वाचन होता है 9 दिसंबर 1946 में। इसमें क्या होता है, मुस्लिम एवं अन्य कुछ जो होते हैं वह इसका काफ़ी विरोध करते हैं। फिर वो विरोध को देखते हुए क्या कहता है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना को भेजा जाता है, और फिर वो भारत और पाकिस्तान अलग क्या कर दिया जाता है, 2 देश बनाने की मांग किया जाता है, और दोनों के लिए एक अलग अलग संविधान होगा। तो ये कहानी आगे जारी रहेगा। तो देखते हैं वर्ष 1946 में भारतीय सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई। यह बिल्कुल सही बात है कि भारतीय सभाओं द्वारा ही संविधान सभा चुनी गई। दूसरा में जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। देखिए, जब क्या हो जाता है, जब संविधान सभा की गठन की बात होती है कैबिनेट मिशन के अनुसार, तो उसमें से 389 सदस्य चुना जाता है, और उस 389 सदस्य में क्या कहते हैं, पाकिस्तान प्रांत के भी, पाकिस्तान देसी रियासत के भी, यानी कि उस क्षेत्र के भी सदस्य मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही पुनर्गठन का बात होता है, यानी कि जब क्या करता है, भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देश बनाने की बात हो जाती है, संघ बनाने की बात हो जाती है, उस समय क्या होता है, जो मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इसके कारण ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं होते, क्योंकि फिर 389 सदस्य से घटकर वो कितने हो जाते हैं, वो उसका अलग संघ बनने के कारण पाकिस्तान का हुआ 299 हो जाते हैं, जिसमें 229 मात्र प्रांतों से और 70 देसी रियासतों से। तो ये क्राइटेरिया होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। सी में देखिए, भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में था। गलत बात, यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रथम अधिवेशन जो होता हुआ 9 दिसंबर 1946 के होता है, जिसमें आप देखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, और दूसरा वाचन कहिए या दूसरा सम्मेलन कहिए या दूसरा अधिवेशन कहिए, वह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसी में से आप देखेंगे कि एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। कौन? द्वितीय वाचन में, यानी कि जो दूसरा सम्मेलन होता है संविधान सभा का, तीसरा होता है 13 दिसंबर को। इसी में से फिर उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आएंगे कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो सी तो गलत हो गया। डी में विचार करते हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। देखिए, यह गलत है। अंगीकृत का मतलब होता है एडोप्टेड। एडोप्टेड कब किया जाता है? वह किया जाता है 26 जनवरी 1949 ईस्वी को एडोप्ट किया जाता है। तो ये तो गलत हो गया। इसका जगह पर क्या होना चाहिए? वह 1949 होना चाहिए। 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एडोप्ट किया जाता है। फिर आप देखेंगे कि एक और इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम रूप कब दिया जाता है, क्योंकि सिग्नेचर जो होते हैं इस पर सभी सदस्य उस समय नहीं किए होते हैं, लेकिन एडोप्ट कर लिया जाता है, और वही फिर 24 जनवरी को जो बचे हुए 284 सदस्य वहाँ पर उपस्थित होते हैं वो अपना सिग्नेचर करते हैं। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम रूप दिया जाता है, और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सिक्यूट यानी लागू किया जाता है 26 जनवरी को। तो ये था अंतर। तो इसमें से कह रहा है कौन सा सही है, तो कौन सा सही है? मात्र एक सही, ऊपर वाला सही निकला कि 1946 का प्रांतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान सभा को चुनी गई। अब प्रांतीय सभा, क्योंकि प्रांतीय सभा का उसमें योगदान था, चाहे वो क्या हो, चाहे वो आप देखें कि पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों का गठन हुआ हो या पुनर्गठन से पहले हुआ, क्योंकि पुनर्गठन से पहले 389 सदस्यों को चुना गया था। लेकिन जब क्या हो गया कि यह स्पष्ट हो गया कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग संघ बनेंगे, तब उसके बाद पुनर्गठन के बाद 389 से कितने सदस्य बचे? वह 299 सदस्य बचे थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट का आधार बनी। अब कह रहा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार कौन बना था? आधार कौन बना था? वही भारत सरकार अधिनियम ही बना था। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था? आपको पता होगा, मॉन्टेग्यू जब ब्रिटेन में संसद में क्या हो रहा हो, चर्चा हो रहा होता है, तब मॉन्टेग्यू भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाने का क्या करता है, प्रस्ताव को पेश करता है, और इसके बाद फिर मॉन्टेग्यू को क्या कहता है, सचिव बना दिया जाता है। फिर उसके द्वारा क्या कहता है, एक घोषणा किया जाता है भारत में मॉन्टेग्यू के द्वारा। फिर वही
घोषणा को क्या कर दिया जाता है, फिर उसे लागू कर दिया जाता है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और फिर इसी देखेंगे भारत शासन 1919 के अधिनियम से क्या कहता है, प्रांतों एवं केंद्रीय स्तर पर क्या कहता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था किया जाता है, प्रांत स्तर पर अलग और केंद्र स्तर पर फिर प्रांतों में द्वैत शासन को लाया जाता है, जिसमें एक हस्ताक्षरित, एक हस्तांतरण, एक आरक्षित विषय होता है। जो आरक्षित विषय होता है जिसमें राजस्व हो गया, न्याय हो गया, वित्त हो गया, वो सभी रहते हैं। और जो हस्ताक्षरित विषय रहते हैं वो कौन रहते हैं, जिसमें शिक्षा, कृषि, ये सभी क्षेत्र होते हैं जो भारतीय मंत्रियों को दिया जाता है। और जो आरक्षित विषय होते हैं जो गवर्नर जनरल और उसके परिषद के अधीन में होता है। इस तरह से क्या किया गया था, मुख्य रूप से काफ़ी चर्चित द्वैत प्रणाली को लाया गया था। और चेम्सफोर्ड क्या था, इस समय वायसराय थे, तो वही एक राज्य सचिव और एक चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट देखिए 72 में कह रहा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करिए। अब कह रहा विचार करना है ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान वायसरायों पर। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन के बारे में विचार करना है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन इंपॉर्टेंट घटना हुआ जो 1899 से 1905 में रहा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी में महत्वपूर्ण घटना क्या हो गया, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। और इस चेम्सफोर्ड सुधार के तहत क्या कहता है, एक प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया जाता है, जिसमें से एक आरक्षित और हस्तांतरित, यानी कि विषयों का तो केंद्र और राज्य में बंटवारा करने के बाद फिर प्रांतों में क्या कहता है, इस तरह के विषय को लागू कर दिया जाता है। उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग। ये लॉर्ड हार्डिंग वो नहीं है जो नरबली प्रथा खत्म किए थे, वो एक 1800, ये द्वितीय समझिए लॉर्ड हार्डिंग जो 1910 से 1916 तक रहे थे। और लॉर्ड इरविन की बात की जाए तो 1926 से 31 तक लॉर्ड इरविन। तो ये कालक्रम के अनुसार से जाना है तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले कर्जन का कालक्रम है क्योंकि कर्जन 1899 से 1905। और चेम्सफोर्ड की बात की जाए तो 1916 से 1921। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16, लॉर्ड इरविन 1926 से 21। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। कथन 73 में है कथन 1 और कथन आर के बारे में हमें देखना है। कथन ए में कह रहा है कि 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया। अब देखिए 1916 ईस्वी में विधान परिषद से त्यागपत्र देने का कारण क्या होता रॉलेट एक्ट कानून को पास करना। ये रॉलेट एक्ट कानून क्या था, आपको पता होगा रॉलेट एक्ट कानून क्या हो चुका होता। यह इसलिए जाता कि भारत में जो रक्षा कानून वह भी समाप्त हो जाता। यानी कि ये जो रॉलेट एक्ट कानून आता है वह किसकी अध्यक्षता में, यानी सर जो एक ये होते हैं रॉलेक्ट होते हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। मुख्य उद्देश्य होता है कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि है वह किस स्तर पर व्याप्त है, किस स्तर तक फैले, उसी को जांच करने के लिए इस कमेटी का गठन किया था। वह कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपता है, उस रिपोर्ट के सौंपने के बाद फिर उसे मंत्रिमंडल में उसे पेश किया जाता है, जिसमें इसके साथ में और 2 वो होते हैं। तो एक को तो विरोध करने के बावजूद वापस लिया जाता है, दूसरा रॉलेट एक्ट होता है, इसके तहत होता है। इस जो ऐसा कानून था इसे काला कानून कहा गया। इसमें क्या था कि देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। रॉलेट एक्ट कानून में क्या था कि यह क्या कर सकता है, किसी भी अपराधी को पकड़कर क्या कर सकता है, बिना न्यायालय में मुकदमा किए हुए वह उसे जेल में डाल सकता है, ये प्रावधान था। दूसरा था कि किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, अगर किसी के विरुद्ध केस दायर हुआ तो उस केस दायर करने वाले का नाम जानना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता था। और इसमें अहम बिंदु क्या था, अहम बिंदु ये था कि अगर आप क्या कर सकते हैं, इस मुकदमे के तरह आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आप हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील दायर नहीं कर सकते। ये सभी के कारण इसे काला कानून के संज्ञा दिया गया था। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून, बिना अपील वाले कानून कहा था। तो ये था, तो उस समय क्या किया था, जब ये कानून आया था तो मौलाना मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आज़ाद, तो ये मौलाना अली नहीं थे, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ये दोनों क्या किए थे, त्यागपत्र दे दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया क्योंकि यहाँ अब्दुल कलाम आज़ाद का उल्लेख किया गया है, तो वो नहीं थे, उनकी जगह पे मदन मोहन मालवीय और कौन थे, मोहन अली जिन्ना ने इसके प्रति क्या किया, बाद में केंद्रीय व्यवस्थापिका से त्यागपत्र दे दिया। दूसरा है तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। विधान परिषद में सभी भारतीयों सदस्यों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट को पास कर दिया गया। अभी हम लोगों ने देखा कि क्या हो गया था, ये जो कमीशन का गठन किया जाता है, कौन ये कि किसकी अध्यक्षता में, ये सॉलिसिट करके एक अध्यक्षता होता है, उन्हीं की अध्यक्षता में क्या कहता है, कमीशन का गठन किया जाता है। और वह रिपोर्ट मतलब मुख्य रूप से जो इस के कमीशन थे उसके 2 अध्यक्ष थे, वह क्या कर रहे हैं, भारत में किस स्तर पर क्या है क्रांतिकारी गतिविधियाँ व्याप्त है, क्रांतिकारी स्तर फैला हुआ, उसी को जांच करने के लिए क्या किया गया था, इस तरह के रॉलेट एक्ट कमेटी का मतलब ये गठन किया जाता है एक समिति का। और वह समिति ने अपना रिपोर्ट क्या करता है, वह 1919 ईस्वी में सौंपता है, उसके बाद फिर उसे मंत्रिमंडल में पेश किया जाता है, फिर पेश करने के बाद इसे लागू किया जाता है। जैसे लागू करने के पेश किया जाता है इसका काफ़ी विरोध होता है, उस विरोध में क्या होता है, इसके साथ में 2 कानून लाने की बात होती है। एक को तो क्या कर दिया जाता है
एक को तो भारी विरोध के कारण क्या कर लिया जाता, वो उसे वापस ले लिया जाता और दूसरा रॉलेट एक्ट को पास कर लेता। सिडनी रॉलेट थे, देखिए उसका नाम क्या था, वह सिडनी रॉलेट थी। वही इन्हीं की अध्यक्षता में क्या क्या था, एक कमेटी का गठन किया जाता है। वही अपना रिपोर्ट कब करते हैं, 1918 ईस्वी में अपना रिपोर्ट सौंपते हैं और 18 में रिपोर्ट सौंपने के बाद फिर उसे विधानसभा में लाया जाता है, फिर उसके बाद विरोध होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है और 2 सही है। तो अब क्या हो जाएगा, एक गलत, 8 सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इस 74 में देखिए 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच, वुड विज्ञप्ति के अभियुक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था। देखिए 1854 ईस्वी का जो वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का जो लक्ष्य था क्या था। ऑप्शन में देसी भारतीयों के लिए रोजगार का अवसर उत्पन्न करना, भारतीयों में पश्चात संस्कृत का विस्तार करना, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना, और वह परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धि का प्रवेश करना। देखिए वुड डिस्पैच क्या होता है, वुड डिस्पैच मुख्य रूप से जो लाया जाता है, वह जो लाया जाता है, कब लाया जाता है, वह लाया जाता है यानी कि 1835 ईस्वी का जो मैकाले होता है, मैकाले मिंट, उस रिपोर्ट के बाद 1854 ईस्वी में उसी की समीक्षा के लिए 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लिया जाता है। वुड डिस्पैच लाने के पीछे 2 कारण होता है। वुड डिस्पैच में लाया जाता है, इसमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की भी बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उस शिक्षा जो हो वह अंग्रेजी में हो, इस पर बात किया जाता है। तो ऑप्शन में तो क्या कर रहा है, ऑप्शन में भारतीय राज्यों को बिल्कुल नहीं, पश्चात शिक्षा का विस्तार, हाँ पश्चात शिक्षा का विस्तार यानी पश्चिमी शिक्षा का विस्तार को, जिसमें से अंग्रेजी और जो उपयोगी विषय हैं उसको लागू करने की बात किया जाता है, यानी इसी का विस्तार करने के लिए किया जाता है। आप देखेंगे किस तरह से 1835 ईस्वी का जो क्या किया जाएगा, शिक्षा नीति लाया जाएगा, जिसमें मैकाले को विधि सदस्य बनाया जाएगा। तो उसमें बहस होता है किस तरह से दो गुटों में बंटवारा हो जाता है। एक पश्चात शिक्षा को क्या करता है, भारत में लागू करना चाहता है, और एक परंपरागत शिक्षा को लागू करना चाहता है, और अंततः जो होता है पश्चात शिक्षा को ही लागू किया जाता है, अर्थात पश्चिमी शिक्षा जो अंग्रेजी शिक्षा है, जिसमें से विज्ञान गणित इन सभी की पढ़ाई हो और वैसा पढ़ाई जो क्या हो सके, उपयोग किया जा सके। तो उनको क्या था, तो वही पश्चिमी शिक्षा का विस्तार है। फिर वहाँ पर इसके बाद में जो 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करने की बात भी होती है ना, उसी को लेकर किया जाता है। फिर उसी की समीक्षा के लिए फिर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच होगा, जिसमें क्या किया जाएगा, इसमें उच्च शिक्षा की बात की जाएगी जो अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। तो इस प्रश्नों को अगर सभी को आप देखेंगे तो पर्याप्त आंसर आपको यही निकलेगा कि भारत में पश्चात शिक्षा का विस्तार। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो अंग्रेजी शिक्षा को खासकर जो है यानी कि जो उच्च स्तरीय शिक्षा वो अंग्रेजी में हो, ये इस पर बात करता है कौन, वुड्स डिस्पैच बात करता है। चलिए एक प्रश्न और है यहाँ पर, देखिए इसी के वुड्स डिस्पैच के तहत 1857 ईस्वी में क्या होता है कि 3 कॉलेज, मुंबई, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ये 3 विश्वविद्यालय की भी स्थापना होती है, क्योंकि इसमें स्त्रियों की शिक्षा की भी बात की जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए 75 में 1842 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। अब कह रहा है कि 1842 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था। देखिए क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण, क्रिप्स मिशन कब आता है, आपको पता होगा 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आता है, और यह पूर्व औपनिवेशिक बात भारत को देने की बात करती है, वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ऑप्शन को पढ़िए क्या करा, भारत में किसी भी कोटि की सहायता देने के लिए देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारतीय संघ में शामिल होना होगा। क्या किसी भी कोटि को सहायता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा, नहीं, ये गलत है। क्रिप्स मिशन के अनुसार क्या था, ब्रिटिश सरकार को ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी जिसका क्या हो, प्रत्येक स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत में हो और पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य होगी, इस तरह से बात होगा, प्रत्येक संघ में शामिल होना होगा। अब ऐसा भी नहीं कहा गया, इसमें कहा गया कि अगर कोई भारतीय संघ भारत में कोई भारतीय संघ में कोई भी ऐसा प्रांत है या राज्य है जो भारतीय जो संविधान है उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो नवीन संविधान बनाकर वो ब्रिटिश के क्या हो सकता है, डायरेक्ट अधीन में हो सकता है। तो ये भी गलत हो गया। 2 में देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारतीय संघ की स्थापना करना और डोमिनियन, यही था उसका महत्वपूर्ण पहलू के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या करना, भारत के संघ की स्थापना कर उसे पूर्ण डोमिनियन यानी पूर्ण औपनिवेशिक की बात इसमें की गई थी। तो बी नंबर पर्याप्त लग रहा है। आगे हम लोग देखते हैं क्रिप्स मिशन में क्या करा, विश्व के पश्चात संपूर्ण स्वतंत्रता और प्रभुत्व का दर्जा, नहीं, ये तो बात ही नहीं हुआ था, इसी के कारण तो क्या कर दिया गया, क्रिप्स मिशन का क्या कर दिया गया, विरोध किया गया, तो यह बात इसमें नहीं किया गया। 18 में देखिए संपूर्ण, डी में कह रहा है कि संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान ना होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा, नहीं, ये गलत है। इसमें क्या कहा गया था कि जो ये तो संपूर्ण भारतीय संघ के लिए एक संविधान की संरचना, ये तो ठीक है कि संपूर्ण भारतीय संघ के लिए एक संविधान संरचना की बात कहा गया था, लेकिन किसी प्रांतों के लिए पृथक संविधान ना हो ऐसा ना कहा गया था कि अगर कोई नवीन संविधान से संतुष्ट राज्य या प्रांत नहीं है तो वो अपने लिए क्या कर सकता है,
नवीन संविधान बना सकता, और फिर वो ब्रिटिशर्स के अंतर्गत में वह संबंध विच्छेद किए हुए वह उसके अधीन में रह सकता, चाहे तो वो संबंध विच्छेद भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य हुआ, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। को क्रिप्स मिशन के बारे में तो ध्यान रखना है, अगर कॉन्सेप्ट पूर्वक थोड़ा पढ़ेंगे तो बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट क्षेत्र में देखिए, 1835 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेज की असली मंशा क्या थी। अब देखिए कह रहा है कि 1835 का जो अधिनियम था, जो फेडरल यूनियन यानी भारतीय अखिल भारतीय संघ था, उसे शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था। पहला है राजसी प्रांतों और अधिक प्रत्यक्ष और राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण रखना, उपनिवेशों के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों को संपूर्ण राजनयिक और प्रशासनिक अधिग्रहण करना। देखिए जो मुख्य रूप से 1835 का अधिनियम होता है उसमें जो फेडरल यानी कि भारतीय अखिल भारतीय संघ का जो स्थापना किया था, इसमें अब हमने देखा कि किस तरह से केंद्र और राज्य स्तर के यानी केंद्र और राज्य की इकाइयों में क्या किया जाता है, 3 सूचियों में उनके विषय को बांट दिया जाता है, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची, राज सूची, और अवश्य जो अवशिष्ट विषय होता है वो बनाने का अधिकार वायसराय के अधीन होता है। तो ये था मुख्य रूप से प्रावधान। तो किया जाता है मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोध सिद्धांत को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल कर सके, इसीलिए क्या किया जाता है, राजाओं को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका पर्याप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। बी में कहा कि प्रशासन में राजाओं को सक्रिय शामिल करने के लिए तीसरी में कि अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना, ये भी नहीं था। तो ये जो मुख्य कारण था क्या था, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद के विरुद्ध सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए इस्तेमाल करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76-77 में आइए। करा 77 में क्या करा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पत्ति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। करा ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग और विभागीय पत्ति द्वारा वायसराय की कार्य परिषद में उनके प्राधिकार को बल दिया। तो किस में होता है, अब सोचिए कि विभाग एवं विभागीय पत्ति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में उनको प्राधिकार और बल मिलता है। एक प्रश्न और भी था, एक प्रश्न था कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीय वायसराय को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा बनाना संभव होगा। तो वह जो कुछ हिस्सा बनाना संभव होगा वह होगा 1861 में, कि कुछ हिस्सा उसमें बनाना संभव होगा। लेकिन यहाँ पर करा विभाग एवं विभागीय माध्यम से, तो वह हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा विभाग एवं विभागीय माध्यम से ना, वह हो जाएगा 1861 का ही अधिनियम हो जाएगा। तो 1861 के अधिनियम से कुछ विभाग एवं विभागीय। अब देखिए 1861 का अधिनियम क्या था, आप थोड़ा सोचिए। इस अधिनियम के माध्यम से क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल के परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने और अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल के विधायी परिषद था उसमें शामिल करने और उसे कुछ अधिकार दिया गया। तो पहला जो है विभागीय और विभागीय पत्ति द्वारा जो बल, तो यहीं पे मिला ना, उससे पहले नहीं था, 1858 में नहीं था। 1858 में क्या था, आप देखेंगे 1858 ईस्वी में तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके क्या कर दिया गया, ये भारत का राज सचिव बनाया गया। उसके बाद फिर 1861 में आया, जिसमें क्या कर दिया, गवर्नर जनरल के परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया। दूसरा था कि प्रांतीय परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया, जिसमें प्रांतीय स्वायत्ता का प्रारंभ हुआ है। यानी कि प्रांतीय विधानों परिषद को विधि बनाने का भी अधिकार प्राप्त हो। तो वह 1861 ही स्पष्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि विभागीय एवं विभागीय पत्ति द्वारा वायसराय की कार्यकारी प्रश्न में वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्राधिकार मिला। एक प्रश्न आगे आपको और देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे कि भारतीय जो है किस अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन का कुछ हिस्सा बनाना संभव होगा। तो वह भी प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो उस प्रश्न का भी सही जवाब यही होगा 1861 के अधिनियम के कुछ हिस्सा, क्योंकि कुछ हिस्सा को ही तो प्राधिकार बनाने का यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में शामिल किया जाता है विधायी कार्यों में। नेक्स्ट 78 में देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब सूची वन में है कि भारत के उपनिवेश सरकार के अधिनियम है और उधर प्रावधान है। चलिए आइए बारी बारी से अध्ययन करते हैं। करा चार्टर एक्ट 1813। अब बताइए 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम क्या था। आपको पता होगा 1800 चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत मुख्य जो कामें हुआ था उसमें क्या किया था, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। सिर्फ चाय और चीन
चीनी को ये दो चीज को रहने दिया गया था और बाकी को एकाधिकार समाप्त। एकाधिकार समाप्त करने का मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का एकाधिकार था वो समाप्त कर, यानी कि ब्रिटेन और यूरोपीय देश के सभी लोग आकर यहाँ व्यापार कर सकते हैं। और जैसे ही क्या हो गया, वो तो भारत का जो भारत में जो विकेंद्रीकरण, औद्योगिक विकेंद्रीकरण जो स्टार्ट हो गया, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के घुसने के साथ ही में हो गया। लेकिन जब ये सभी का जो नियम कानून लाया गया, जैसे आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो क्या कहता है, एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, भारतीय जो उद्योग होते हैं उसका क्या हो जाता है, विकेंद्रीकरण, यानी कि विऔद्योगिकरण कहिए, क्या हो जाता है, विऔद्योगिकरण हो जाता है, यानी विनाशों का विनाश, उद्योगों का विनाश हो जाता है। जो भी उद्योग थे वह धीरे धीरे खत्म के कार पे चले जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर से बने हुए जो सामान होते हैं, मशीनों से बने हुए सामान, वो भारत में एक बाजार की तरह उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता। तो वो कहानी अलग है। लेकिन इस 1813 ईस्वी में ये देखेंगे व्यापारिक अधिकार। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट याद करिए, चर्चा हम लोग की। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया गया था, वह लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो यहाँ पर नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करेंगे थोड़ा सा और आगे वह देखेंगे 1784 में। देखिए डी नंबर में देखिए 1773 में क्या रहा, कंपनी के निदेशकों को 1773 में कह रहा कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो लाया जाता है, ब्रिटिश संसद कहता है कि जो यानी कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अधीन जो वह व्यापार कर रहा है, यानी कि जो उसके अधीन में क्षेत्र है, वह उसका जो निजी स्वामित्व, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निजी व्यापारी है वह उसका निजी मामला नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो क्या कर सकता है, ब्रिटिश सरकार क्या कर सकता है, निर्देश एवं नियम कानून को लागू कर सकता है। तो यही इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं है। ब्रिटिश संसद इसके संदर्भ में क्या कर सकती है, कानून एवं निर्देश को ला सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर 73 का हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1858 के देखिए, 1858 ईस्वी का जो अधिनियम मुख्य रूप से क्या होता है, उद्देश्य यही होता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह यह क्या हो, पुनः ना हो, यानी उसी को ध्यान में रखते हुए इस 1858 को लाया जाता है। अब देखिए इसके तहत क्या हो जाता है, जैसे ये 1858 का अधिनियम आता है तो शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्राउन के हाथों में हस्तांतरण हो जाता है। और जो भारत के गवर्नर जनरल था वह वायसराय कहलाने लगता, और वह जैसे ही क्राउन के अंडर में जाता है तो वह क्या होता है, वायसराय उसके प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के रूप में काम करना स्टार्ट करता है। जिसमें हम लोगों ने एक प्रश्न पहले देखा था ना, जिसमें बात की गई थी पूर्ण समाप्त करने की, तो पूर्ण समाप्त नहीं हुआ था। इस तरह से क्या हो गया, नियंत्रण को बदलाव किया गया। फिर 1884 पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट में आप देखेंगे कि किस तरह से क्या कहता है, कंपनी के अधीन में व्यापारिक अधिकार तो रहने दिया जाता है, लेकिन क्या होता है, जो राजनीतिक अधिकार होते हैं वो उसके लिए ब्रिटेन में 6 सदस्यों का एक टीम गठन किया जाता है। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल के रूप में जाना जाता है। तो वही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया, जिसमें 6 सदस्य होते थे। तो इस तरह से क्या किया गया, प्रशासनिक और व्यापारिक जो था, व्यापारिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही रहने दिए गए व्यापारिक कार्य, और जो बाकी राजनीतिक कार्य था वो इस तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से नियंत्रण करना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे 79 में करा, यानी कि 79 में करा, भारत में विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। बताइए अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया, सोचिए। अगर कैबिनेट मिशन जब भारत में आता है तब उसमें तो बात होती है कि एक क्या किया जाएगा, संविधान सभा। कैबिनेट मिशन कब भेजा जाता, क्लीमेंट एटली के द्वारा 22 जनवरी 1946 ईस्वी को घोषणा किया जाता है। फिर उसके बाद ये कैबिनेट मिशन भारत आता है, इसमें हम लोगों ने देखा था कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे। इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया कि पैट्रिक लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और एक एलेक्जेंडर थे, जो कि पैट्रिक लॉरेंस क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। 16 मई 1946 ईस्वी को एक घोषणा करता है। उस घोषणा के तहत संविधान सभा के गठन की बात होती है, और उस संविधान सभा के गठन में 389 सदस्यों को 389 सदस्यों का बात होता है कि 389 सदस्य होंगे। उसमें से 290 था या 96, 292 था, 292 ब्रिटिश प्रांत से होंगे। उसके बाद जो 92 नहीं कहिए, 93 कहिए देसी रियासत से होंगे, और 4 चीफ कमिश्नरी से होंगे। इस तरह की बात थी। लेकिन जैसे ही क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है, जब इसका प्रथम वाचन होता है, उसी वाचन से फिर क्या करता है, मुस्लिम लीग इसका विरोध करना स्टार्ट करता है, और यह विरोध जारी रहता है। देखते देखते फिर क्या हो जाता है, भारत में जो इस तरह का जो लगातार बहिष्कार को देखते हुए क्या होता है, क्लीमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया जाता है कि भारत को 30 जनवरी 1948 से पहले आज़ाद कर देगा। फिर लॉर्ड माउंटबेटन के एकल दलीय यह
क्या क्या था, समिति को भेजा जाता, लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आता है और भारत और पाकिस्तान को 2 संघ बनाने की बात हो जाती। इस तरह से जो अंतिम अवसर था वह कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही वो खत्म हो गया, क्योंकि इसको कौन, मुस्लिम लीग इसको अस्वीकार कर दी, वो अलग मांग करने लगी। नेक्स्ट देखिएगा, तो इसलिए कैबिनेट मिशन को अस्वीकार के साथ खत्म हो जाएगा भारत को बंटवारा से रोकने का अंतिम अवसर। फिर आप देखेंगे कैबिनेट मिशन में जिसमें इसमें 389 सदस्य था, पुनर्गठन के बाद फिर वो 200 क्या हो जाते हैं, 299 सदस्य हो जाते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में व्यक्ति है, सूची 2 में विषय है। अब देखिए मैकडोनाल्ड है, लॉर्ड लिनलिथगो है, डलहौजी है और चेम्सफोर्ड है। अब चलिए आइए डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ। डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ व्यक्तिगत का सिद्धांत जिसके माध्यम से अगर कोई भी राजा का अपना वारिस नहीं होगा, अपना औलाद नहीं होगा, तो वह क्या होगा, वह उत्तराधिकारी के रूप में क्या कर सकता है, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र को नहीं दे सकता है। वह उसके बाद जो उसका जो क्या होगा उत्तराधिकारी, वो ब्रिटिशर्स के हाथों में चला जाएगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, जिसके तहत 1848 में सतारा को, फिर 1849 में ये संबलपुर को लिया गया। उसके बाद और अन्य भी थे। तो उसके बाद है तो ये हो जाएगा मैकडोनाल्ड के बारे में बात करिए। कम्युनल अवार्ड क्या था, कम्युनल अवार्ड था जब गोलमेज सम्मेलन खत्म हो गया, उस गोलमेज सम्मेलन के मैकडोनाल्ड के द्वारा क्या कहता है, एक कम्युनल अवार्ड ले आता है। इसमें 11 प्रांतों की पृथक निर्वाचन की बात होती है। इस पृथक निर्वाचन में दलितों की भी पृथक निर्वाचन की बात होती है, जिसका गांधी जी विरोध करते हैं। और फिर जैसे ये विरोध करते हैं और विरोध करने के बाद वो क्या करते हैं, वो इसके संबंध में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें पत्र भी लिखते हैं, लेकिन उसके तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया ना मिलने पर फिर वो अनशन स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, यह जो कम्युनल अवार्ड लाने की बात होती है दलितों के लिए, इसका प्रतिनिधित्व आपको होगा बी आर अम्बेडकर कहते हैं, उनका ऐसा मांग था। उसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सेल आता है। फिर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता होता है। तो जो बी आर अम्बेडकर होते हैं वह क्या करते हैं, ये जो पृथक निर्वाचन है उसे छोड़ देते हैं और उसके जगह पे जो 71 सीट था आरक्षित उसे बढ़ाकर 148 कर देते हैं। ये था मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड, जिसमें पुनः पैक्ट भी होगा। नेक्स्ट लॉर्ड को देखिए, याद करिए लॉर्ड लिटिगो। अगस्त प्रस्ताव क्या था, अगस्त प्रस्ताव वो था जब 1736-37 में जब प्रांतीय चुनाव 11 प्रांतों में होता है, जिसमें कांग्रेस की क्या होती है 6 से अधिक 7 प्रांतों में बहुमत सरकार बनती है। 6 प्रांतों में तो पूर्ण बहुमत होता है। और लेकिन फिर क्या हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारत से पूछे हुए शामिल होने की घोषणा कर दिए जाने से नाराज भारतीयों ने क्या करता है, भारतीय मंत्रिमंडल से, प्रांतीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देता। 1939 में इस्तीफा देता। फिर आप देखेंगे इसी के तहत मुक्ति दिवस भी मनाया जाएगा। तो इस्तीफा देता, उसके बाद फिर वो इस्तीफा देने के बाद वह केंद्रीय स्तर पर एक क्या करता है, राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय संगठन का मांग करता है, कौन, कांग्रेस। लेकिन उसका क्या कहता है, उसके द्वारा इसका विरोध किया जाता है, यानी उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। फिर वही उसके जगह पर 8 अगस्त 1940 ईस्वी को एक घोषणा करता है। और उस घोषणा में जो होता है, जो घोषणा किया जाता है उसमें एक भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात होती है। तो वही अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव जो ही 8 अगस्त 1940 ईस्वी को घोषणा कर दिया जाता है, किसके द्वारा, ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। तो ये अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। फिर चेम्सफोर्ड, अब कौन बच गया, डलहौजी में चेम्सफोर्ड बच गया। तो चेम्सफोर्ड हो जाएगा। ये डायआर्की, देखिए डायआर्की आ गया ना, तो डायआर्की एक क्या है, यह एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि डायआर्ची का अर्थ ही होता है, क्या होता है कि एक ऐसी सरकार जिसमें सर्वोच्च शक्ति क्या हो, संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों, 2 राज्यों या 2 संस्थाओं के बीच में हो, तो वही होता है। तो यह कब लिया, डायरची कब लाया गया था, वह द्वैत शासन, वह 1919 ईस्वी में लाया गया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया था, जिसमें एक आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे। आरक्षित विषय में मुख्यतः वो सभी उपयोगी विषय जिसमें न्याय हो गया, क्या उसकी पुलिस हो गया, वित्त हो गया, राजस्व हो गया, ये सभी आरक्षित विषय में होते थे, जो गवर्नर जनरल के और उसके परिषद के अधीन में होते थे। और जो हस्तांतरित विषय होते थे वो भारतीय मंत्री को दिए गए, इसमें कृषि हो गया, शिक्षा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 80 के बाद 81 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विचार करना। चलिए आ जाइए, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, प्रथम महिला नहीं थी, प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम महिला एनी बेसेंट 1917 में, सरोजिनी नायडू 1925 में, नलिनी सेनगुप्ता 1933 में, इसलिए यह गलत हो गया। CR दास कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए तो वे जेल में थे, बिल्कुल सही बात है। CR दास जब 1921 ईस्वी का कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तो वे जेल में होते हैं, उनके जगह पर उनके भाषण को पढ़कर कौन सुनाते हैं, याद करिए,
ये ये कौन होते हैं, हकीम अजमल खां होते हैं, यही सुनाते हैं, प्रतिनिधि करते हैं, और अध्यक्षीय भाषण सरोजनी नायडू सुनाती हैं। तो ये था, तो बिल्कुल ये सही है। वे जेल में थे, उसके बाद निकलते हैं तो फिर गया वाला अधिवेशन में करते हैं, फिर वो ब्रिटिशर्स के विधानसभा यानी कि ब्रिटिशर्स की नीतियों में घुस कर उसका विरोध करने की मांग करते हैं। तो इसका क्या करता है, कांग्रेस यहाँ पर प्रस्ताव को पारित नहीं करता है, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, वहाँ से हट जाएंगे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर क्या बनाएंगे, वो अलग दल बनाएंगे जो स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाएगा। चलिए 3 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम नागरिक थे जो कांग्रेस सदस्य थे। देखिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उनकी अहम भूमिका, काफ़ी योगदान, क्योंकि वह उनको पता था कि जब तक सभी भारतीय, जब तक उनका कहना था कि जिस दिन भारतीय एक हो गए उस दिन अंग्रेज भारत छोड़कर चला जाएगा, तो उनके द्वारा स्थापना जरूर किया गया, लेकिन कभी उन्होंने इसकी अध्यक्षता नहीं की। ये रिटायर्ड सैनिक अफसर थे, आईएएस अधिकारी बन के आए थे। इनके बारे में भी काफ़ी हम लोगों ने पहले चर्चा की, किस तरह से क्या हुआ था। ये कानपुर आए थे, कानपुर में पहले इनका हुआ था, उसके बाद फिर काफ़ी उन्होंने वहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया। नेक्स्ट देखिए अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही बात है, अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे गैर भारतीय भी अध्यक्ष बन चुके थे। 2 थे, कौन कौन 2 थे, एक थे ये जॉर्ज यूल जो 1888 ईस्वी में बने थे, और दूसरा विलियम बेडवर जो 1899 में। हालांकि विलियम बेडवर क्या होते हैं, 2 बार बनते हैं, 1899 1910 में। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कौन गैर भारतीय थे जिन्होंने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो विलियम बेडवर थे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 3 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में करा 82 में करा 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कौन सी एक विशेषता नहीं है। अब विशेषता नहीं है, क्या डायरची था, इसमें द्वैत शासन था, बिल्कुल द्वैत शासन था, प्रांतों में द्वैत शासन था, सॉरी प्रांतों में द्वैत शासन नहीं था, क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन को तो हटा दिया गया था और प्रांतों को यह स्वायत्तता दे दिया गया था कि उत्तरदायी सरकार बनाने की। तो लेकिन केंद्र के साथ राज्यों में द्वैत शासन तो गलत हो गया, राज्य में नहीं था, केंद्र में था। फिर देखिए कौन सी विशेषता नहीं थी, द्विसदनात्मक विधानमंडल था, 11 प्रांतों में 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों को स्वायत्ता दिया गया था। स्वायत्ता कहने का मतलब उसके उत्तरदायी सरकार की स्थापना का। एक अखिल भारतीय संघ बिल्कुल था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि केंद्र व राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, और उसके बाद जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर यानी कि वायसराय को दिया गया। तो ये तीनों सही है, ए नंबर गलत है। नेक्स्ट देखिए कि 83 में कह रहा है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों का सबसे कम समय तक चला। कौन है जो संवैधानिक जो प्रयोग किया गया, लाया गया सबसे कम, 1861 में तो चला ही, 1861 के बाद 92 आया, फिर 92 के बाद 1909 आया। तो 1909 ईस्वी का जो है कांग्रेस इंडियन एक्ट सबसे कम समय तक चला था, मात्र 10 साल तक चला था ये। तो ये हो जाएगा कौन, 1919 ईस्वी का इंडियन एक्ट, इस चारों प्रश्न में से। अब 1919 ईस्वी का मॉर्ले मिंटो सुधार भी के जाना जाता है। इसमें बताइए अहम भूमिका क्या थी। इसमें अहम भूमिका ये थी कि जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसके मॉर्ले मिंटो के इसमें किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते 83 के बाद 84 में आते हैं हम लोग। चलिए 84 में कह रहा है कि इसका प्रस्ताव 84 में कह रहा है कि इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत के विभाजन को मुक्त रखने की आकांक्षा थी, बिल्कुल सही बात है। इसका ब्रिटिश प्रांतों ने मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपरोक्त उद्धरण का संबंध है। सोचिए कि मई में क्या हो गया, प्रस्ताव पारित हुआ। तो याद करिए कैबिनेट मिशन था जो 16 मई 1940 ईस्वी को प्रस्ताव को पारित होता। उस प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की बात होती है, और उसमें क्या होता है, ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप की आकांक्षा होती है। तो वह हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 में, जिसमें 389 सदस्यों में चुने जाने की बात होती है। इसमें 292 जो होता है ब्रिटिश प्रांतों से, उसके बाद 93 जो होता है देसी प्रांतों से, और 4 चीफ कमिश्नर से चुने जाने की बात होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 में। देखिए साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन चर्चा हम लोग कर ही लिए। नेक्स्ट देखेंगे 85 में कह रहा है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए हुए थे। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए कर्नवालिस के बारे में हम लोगों ने देखा था ना कि 1886 से क्या था 93 तक रहा था, जिसमें हमने कह रहा था कि 1886 से समथिंग मतलब 6 साल देख लिए तो 93 तक रहा था, जिसके समय में क्या किया गया था, भारतीय सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के जन्मदाता के रूप में कर्नवालिस को ही जाना जाता है, इसी के समय में आया था। तो अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के सम्राट धराशायी हो रहे थे, किस गवर्नर जनरल भारत में पताका पर, वह हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ये वही वारेन हेस्टिंग है, याद करिए। इस वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में क्या होता है,
वारेन हेस्टिंग्स नहीं, वारेन हेस्टिंग नहीं, क्योंकि नेपोलियन की शक्ति के सामने वो 1815 होता है, और इधर वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 ही रहता है, तो ये नहीं होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक रहता है, क्योंकि 15 में नेपोलियन का जो युद्ध हो रहा होता है उसके सामने यूरोप धराशायी हो रहा, तो वारेन हेस्टिंग वही वारेन हेस्टिंग्स है, सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, ध्यान रखना है। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग होगा, इसी के संबंध में सुगौली की संधि भी होगा 1916 ईस्वी में, आप देखेंगे, और पिंडारियों का दमन भी होगा। वही पिंडारी, कौन पिंडारी थे आप याद करिए, जो मराठा सैनिक में पैदल, मराठाओं सेनाओं में पैदल सैनिक होते थे। जब मराठाओं की शक्ति समाप्त हो गई तो ये लोग विखंडित हो गए, फिर उसके बाद क्या करने लगे, एक जगह रहकर एकत्रित हो गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने ब्रिटिशर्स की नीतियों का विरोध करना स्टार्ट किया। फिर किस तरह से आप देखेंगे कि आप आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें जानेंगे किस तरह से वारेन हेस्टिंग पिंडारियों का दमन में अहम योगदान हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया था, ब्रिटिश में पताका उस समय फहराया हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड बेरेजली का शासनकाल आप देखेंगे तो 1798 से 1805 ईस्वी रहा था लॉर्ड बेरेजली का शासनकाल। ये बेरेजली की सहायक संधि काफ़ी प्रसिद्ध था, जिसमें से सहायता के तौर पर एक ब्रिटिश अधिकारी को रखना होता था, और बिना कंपनी की आदेश से वो क्या कर सकता है, किसी अन्य पर हमला भी नहीं कर सकता, पत्राचार भी नहीं कर सकता। ये था बेरेजली का सहायक संधि। हम लोग चर्चा करेंगे, चर्चा कर भी चुके हैं, और फिर जब एक बार फिर से हम लोग उस चीज़ों को, उन बिंदुओं पर आएंगे तो करेंगे। 86 में देखिए, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह थे। अब बताइए, कह रहा है जो कैबिनेट मिशन कब आया। कैबिनेट मिशन आया था 16 मई 1946 ईस्वी को, इसके द्वारा घोषणा किया गया, और जो भेजने का प्लान था क्लेमेंट एटली के द्वारा भेजा गया था। कब घोषणा हुआ था, 22 जनवरी 1946 ईस्वी को। भारत में जो चल रहा था राजनीतिक गतिरोध, उसी को दूर करने के लिए कुछ स्तरीय कैबिनेट मिशन की घोषणा की, इसमें पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स होते हैं, और उसके जो अध्यक्षता कौन होते हैं, वह लॉरेंस होते हैं। तो पूरी तरह जो मिशन के पक्ष में थे वह सरदार पटेल थे। यहाँ पूरी तरह पूछा, हालांकि सबने किया ही किया। नेक्स्ट 87 में देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। पुस्तक है, इधर लेखक है, पहला है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, काफ़ी अच्छा पुस्तक है, जो किनके किनके द्वारा लिखा गया था। चलिए, आनंद मठ आ जी, आनंद मठ के बारे में चर्चा हम लोग किए, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसमें उन्होंने सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया, और इसी में से जो वंदे मातरम है वो वहाँ से लिया गया है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से वंदे मातरम सुजलम सफरम, जो भावनानंद सन्यासी होता है उसके द्वारा ये गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है, जब जो होता है ये धर्मेंद्र होता है, जब वो पूछता है उनके बारे में, तब वो गाना स्टार्ट करते हैं। लाइफ डिवाइन वही श्री अरविंद घोष के द्वारा लिखा जाता है। उसके बाद साधना, साधना याद करिए, साधना ये होता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अन्य और भी लिखा जाता है, जिसमें आप आगे देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का मुख्य जो हो जाएगा चित्रा हो जाएगा, उसके बाद और अन्य भी है, एक है ये पोस्ट ऑफिस भी है, वो भी है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही। तो ये कुछ लेखक हैं। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यह विनायक दामोदर सावरकर, इनके द्वारा ये लिखा जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह के बारे में वर्णन किया है, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 88 में जाते हैं। कौन से सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। देखिए, सुमेलित नहीं है वो आपको सुमेलित सही सुमेलित है वो बताना है। अब कह रहा थियोडेक बेक, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अब मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बात की जाए तो MOU की बात की जाए तो यह जो इसके जो कौन थे, बिल्कुल सही बात है, थियोडेक बेक जो थे, यह 1883 से 90 तक प्रिंसिपल के रूप में क्या कर रहे थे, इन्होंने कार्यरत रहे थे। रिपन के द्वारा इल्बर्ट विल क्या था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों का क्या करने का, उनकी सुनवाई करने का ये अधिकार प्रदान किया गया। उसके विरोध में, इसका विरोध काफ़ी हुआ, भारत में भी ब्रिटिशर्स ने किया, उसके बाद ब्रिटेन में भी देखने को मिला। फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप सोचिए, फिरोज शाह मेहता जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है। हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फिरोज शाह मेहता 1890 ईस्वी में क्या हुए थे, या इसका अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके थे। अब फिरोज शाह मेहता कौन थे, फिरोज शाह मेहता वही व्यक्ति थे जिन्होंने कौन किया, बाल गंगाधर तिलक को क्या किए थे, ये उनको बाल गंगाधर तिलक को नहीं वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, है ना, जो बाल गंगाधर तिलक को क्या किए थे, वहाँ से वो बेल पर उनको रिहा कराने में अहम भूमिका हो रही थी। यहाँ फिरोज शाह मेहता है, तो फिरोज शाह मेहता के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि 1890 ईस्वी में तो इन्हें क्या किया गया था, बनाया गया था। देखिए, फिरोज शाह मेहता की बात की जाए तो हाँ, फिरोज शाह मेहता की बात कहाँ पर हुई थी, फिरोज शाह मेहता की बात हुई थी लीडर के पत्रिका में। एक प्रश्न आया था ना,
हाँ, बॉम्बे क्रॉनिकल, हाँ बॉम्बे क्रॉनिकल में, जो बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र था उनमें उनकी चर्चा हुई थी कि वो अंग्रेजी अखबार थे जो उनके द्वारा 1910 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1890 ईस्वी में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। तो इसलिए फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सही है। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग के थे, यह भी सही है। यही ये बदरुद्दीन जी तैयब जी थे जो एक क्या कहते हैं, यहाँ पढ़ाई करने के बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद फिर वो भारत आते हैं। भारत में फिर वो बाल गंगाधर तिलक को बेल पर रिहाई कराने में, जो पहला केसरी में पत्रिका में जब वो क्या करते हैं, देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं, उस प्रकाशित करने के विरोध में उनको उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर वो जेल में डाल दिया था। फिर वो बदरुद्दीन तैयब जी इसका बेल पर इन्हें रिहा कराने में अहम भूमिका रहती। तो हमें तो लग रहा है कि ऑप्शन 1, 2, 3, 88 का सभी प्रश्न क्या है, सही है। अच्छा, 1, 2, 3 तो क्या हो जाएगा, वो बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग का नहीं थे, है ना, वो ध्यान में रखना है। मुस्लिम लीग का तो हो जाएगा वो आगा खां हो जाएगा, सलीमुल्लाह खां, उनमें हम भूमिका थी। तो ये बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम लीग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है और डी नंबर सुमेलित नहीं है। सोचिए मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, मुस्लिम लीग किस तरह से उसका क्या क्या जाता है, इसका स्थापना किया जाता है। हालांकि मुस्लिम को एक अलग पृथक निर्वाचन देने में अहम भूमिका क्या रहती है, वो आप देखेंगे तो इसमें अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ना। मुस्लिम लीग की भी स्थापना में आप देखेंगे किस तरह से वो शिमला में जाता है, उसमें फिर काफ़ी सहयोग उसमें मिलता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा उसका बढ़ चढ़ कर उसमें सहयोग दिया जाता है। फिर इसमें जो होते हैं कौन, आगा खां होते हैं खासकर, वह भी इसमें मतलब क्या करते हैं, हम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कालक्रम के अनुसार क्या हुआ, यानी कालक्रम के अनुसार इसे बताना है। बुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में जो अंग्रेजी शिक्षा के लेकर आया था। मैकाले का मेरठ 1835 ईस्वी में। अब यह मैकाले की रिपोर्ट ही क्या क्या कि अंग्रेजी शिक्षा जिसे कहिए कि भारत में पश्चात शिक्षा का जो आगमन करने का जो श्रेय है वह मैकाले मिनट को जाता। पहली बार विधि शिक्षा मतलब विधि आयोग के रूप में इसको नियुक्ति किया जाता है, किसका, मैकाले का। उसके बाद द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, ये 1944 ईस्वी में लाया जाता है। द सर्जेंट रिपोर्ट, इसमें क्या होता है, 1940 ईस्वी में लाया जाता है। इसमें कहा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा मतलब भारत को 40 वर्षों के अंदर में पूर्ण साक्षर बनाने की बात होती है। द सर्जेंट एजुकेशन बीटेक। हंटर रिपोर्ट, आपको पता होगा कि यह क्या होता है, बुड डिस्पैच 1854 के बाद हंटर आयोग आता है 1882 में, 82 में। यह मुख्य रूप से प्राथमिक और किन शिक्षा पर काम करता है, माध्यमिक शिक्षा पर काम करता है। तो हमें तो लग रहा है कि सबसे पहले बुड डिस्पैच, पहले मैकाले हो जाएगा 1835 ईस्वी में, तो 2 नंबर आगे हो जाएगा। मैकाले के बाद हो जाएगा बुड डिस्पैच 1854 हो जाएगा, फिर 1854 के बाद क्या हो जाएगा, हंटर हो जाएगा। तो 2, 1, 4, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 19 में देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह जो शुरू किया गया था ऑप्शन में ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा क्या कहता है, सोम प्रकाश समाचार पत्र को लॉन्च किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 में देखते हैं, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सुनार बंगला ने बांग्लादेश के उनके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया, उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसके द्वारा था, यह लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही यह क्या किया गया था, गीत लिखा गया था। तो ध्यान में रखना है, वंदे मातरम सुजलम सफलम ये भी 1800 आप देखेंगे कि 1896 ईस्वी का जो अधिवेशन होता है उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही गाया जाता है। हाँ, वो जो वंदे मातरम था वो उनके जो एक इनकी भांजी होती है उनके द्वारा वो सबसे पहले बार गीत गाया जाता है। नाम देखिए ना, साधना कर कर होता है। हाँ, वो भी प्रश्न देखने को मिल जाएगा। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, अभी हम लोग सोचा कि लॉर्ड मैकाले एक क्या था, एक विधि सदस्य के रूप में अंग्रेजी शिक्षा के रूप में इसकी अहम भूमिका आ जाती है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा, मैकाले मिंट उसी से संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा के। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी, तो देखिए सुबह आज़ादी है वह काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, वह फैज़ अहमद फैज़, ये काफ़ी मतलब कहिए एक तरह से शायर हैं। इन्होंने इनके द्वारा तो सुबह आज़ादी के साथ साथ और भी कई अन्य अगर बात की जाए तो इनका नाम आता है, जैसे खुदा खुदा वो वक्त ना लाए कि सोगवार हो तू, मुझे से पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांगे। तो इन सभी का इनके लिए फैज़ अहमद फैज़ को जाना जाता है। तो सुबह आज़ादी ध्यान में रखिएगा। और ऑप्शन में अबुल कलाम आज़ाद है, मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल को तो आपको पता ही होगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्हीं के द्वारा यह पंक्ति गाया जाता है मोहम्मद इकबाल। और सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग के रूप में भी इन्हीं से जाना जाता है।
तो ये थे इकबाल, जो पंजाब के उस समय जो संबंध क्षेत्र था पूछा गया था कि सारे जहाँ से अच्छा उस समय किस क्षेत्र से वो संबंध थे, तो पंजाब क्षेत्र में थे उस समय, उसी से संबोधन करके इस पंक्ति को बोला गया था। तो यहाँ सुबह आज़ादी है, फैज अहमद फैज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल, याद करिए अल हिलाल की भूमिका काफ़ी अहम रहती है। कब होती है? जब क्या होता है, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में स्टार्ट होता है। इस अल हिलाल के माध्यम से कौन, अबुल कलाम आज़ाद ने लोगों को जागरूक, लोगों को जागृति करने का काम, लोगों की जनभावना बढ़ाने का काम इस अल हिलाल के माध्यम से करते हैं। वही अबुल कलाम आज़ाद जो रांची में लगभग कितने वर्षों तक नजरबंद इनको कर दिया गया था। तो अल हिलाल हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। 95 से हम लोग आते हैं। चलिए 95 में करा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। लेखक है बंकिम चंद्र, दीनबंधु और प्रेमचंद। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। अब कह रहा है कि शतरंज के खिलाड़ी, ये देखिए शतरंज के खिलाड़ी के बारे में क्या है, यह प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है 1924 ईस्वी में। इसमें जो शतरंज के खिलाड़ी में ये कहा गया, यानी कि उस समय जो बाजीद अली शाह का शासनकाल था उसमें इसका चरित्र चित्रण किया गया। उसमें बताया गया है कि इस कहानी में किस तरह से राजा प्रजा बटेर तीतर की लड़ाई और चौरस और शतरंज खेलने में क्या होते हैं, व्यस्त होते हैं, अफीम और गांजे पीने में व्यस्त होते हैं, प्रजा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है। तो वही है शतरंज के खिलाड़ी प्रेम पचीसा, जो 1924 ईस्वी में प्रेमचंद के द्वारा, और भी यानी गोदान हो गया, गबन हो गया और प्रेम पचीसा हो गया, ये सभी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो प्रश्न पूछा जाता है। फिर देवरी चौधरानी, याद करिए देवी चौधरानी किनके द्वारा लिखा गया था? इसमें मुख्य रूप से इसका सारांश है, यह एक ऐसी नारी, मतलब नारी का इसमें कहानी है जिसमें उस नारी को क्या होता है, ससुराल से निकाल दिया जाता है और वो क्या करती है, पूरा आजीवन पति पारम्य के रूप में रहती है, पति परमेश्वर के रूप में ही वो उसे मानती है और वो रहती है। ये किनके द्वारा लिखा गया है? देवी चौधरानी। ये हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा जाता है, ये जिसके द्वारा, ये दुर्गेश नंदिनी हो गया, अब कपाल कुंडलम, ये सभी इनके द्वारा लिखा जाता है। और नील दर्पण ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा जाता है 1960 ईस्वी में, जिसमें बंगाल के में जो नील की खेती करने वाले अंग्रेजों द्वारा जो शोषण अत्याचार था इसमें वर्णन किया जाता है। देखिए एक चंद्रकांता है, चंद्रकांता लिखा जाए देवकीनंद खत्री के द्वारा लिखा गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने इस तरह से शतरंज के खिलाड़ी, देवरी चौधरानी, नील दर्पण और चंद्रकांता, इन सभी के बारे में हम लोगों ने देखा। चंद्रकांता जो फिल्म है इसी के उपन्यास पर आधारित उस फिल्म को भी बनाया गया है, तो इसमें कुछ कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा देखने को। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता पंक्ति है, जो रचयिता कौन है? तो वह इसके जो रचयिता हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड वह हो जाएंगे, देखिए एनी बसेंट है, सरोजनी नायडू है और सरोजनी नायडू, ये सरोजनी नायडू हो जाएगा। देखिए सरोजनी नायडू क्या था, आपको पता होगा कि पढ़ाई करने के लिए उस समय इंग्लैंड जाते हैं, खासकर वो जो इन्हें स्कॉलरशिप मिल रहा होता है ना, वो नरेशों के द्वारा, उनकी पढ़ाई पर करने के लिए खासकर क्लोरोफॉर्म से संबंधित उस पर क्षेत्र पर अनुसंधान के लिए विदेश पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और वो पढ़ाई करने के साथ साथ में कविता को भी वो लिखना स्टार्ट करते हैं। उसी कविताओं में से गोल्डन थ्रेशोल्ड हो गया, वो काफ़ी चर्चित होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा सरोजिनी नायडू के द्वारा। और ये सरोजिनी नायडू क्या होती है, आप देखेंगे कि भारत के जो होगा स्वतंत्र भारत के जो होंगे पहले राज्यपाल के रूप में भी ये जाने जाएगी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण का देखिए कार्ल मार्क्स एक वैसे व्यक्ति थे जो क्या वर्गहीन समाज की स्थापना करने चाहते थे, यानी कि उन्होंने पूंजीपतियों को क्या कर रहे थे, उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने वर्गहीन समाज यानी कि जात पात धर्म नहीं हो, इस तरह के सिद्धांतवाद थे। तो वही कह रहा है कि इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। मतलब क्या था दृष्टिकोण उनका, व्यक्तियों के बीच युद्ध के अभिलेख है, विश्वसन, उनका यही था कि शोषक और शोषक वर्गों के बीच संघर्ष का ये सिलसिला है, यही उन्होंने कहा था संबोधन में। सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के 3 विश्वविद्यालय, आपको पता होगा कि 3 विश्वविद्यालय कब हमने देखा था, जब वुड्स डिस्पैच 1854 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। इस वुड्स डिस्पैच में क्या किया गया था, अंग्रेजी शिक्षा को आधार बनाया गया था। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की भी बात की गई थी, साथ साथ में स्त्रियों की शिक्षा की भी बात इसमें कहा गया था। और इसी के स्तर पर 1857 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में स्थापना किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 98 का 7 हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। कुछ समाचार पत्र हैं और भाषाएं, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं भाषा। पहला भारत मित्र। अब भारत मित्र के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखिए भारत मित्र है जो 1878 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित एक हिंदी समाचार पत्र है, जो किनके द्वारा संपादित किया गया। पहले हरमुकुंद शास्त्री थे जो लाहौर में क्या थे, उनके द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, जिन्हें लाहौर में बुलाया गया। और इस पत्र को लंबे समय तक 37 वर्षों तक ये निरंतर चलाएं। तो यह हो जाएगा भारत मित्र जो है वह क्या है, वह हिंदी का हो जाएगा
जो कहाँ से, कलकत्ता से प्रकाशित 1878 में होता है। अब राष्ट्रमत के बारे में भी याद किया। इसकी शुरुआत 1888 में कौन किए थे, गणपति सखाराम पाटिल के द्वारा किया जाता है। यह एक मराठी क्या होता है, मराठी होता है, मराठी में ये प्रकाशित करते हैं समाचार पत्र। उसके बाद प्रजामित्र होता है। प्रजामित्र के बारे में बात की जाए तो प्रजामित्र क्या होता है, चंद्रकांत केनी के द्वारा किया जाता है। यह प्रजामित्र अखबार शुरू किया जाता है, यह गुजराती भाषा में प्रकाशित किया जाता है। नायक क्या होता है, नायक के बारे में बात की जाए कोल्हापुर से शाही यानी चतुर्थ, जो साहू चतुर्थ होता है उसके द्वारा यह अखबार शुरू किया जाता है। यह बंगाली भाषा में शुरू किया जाता है, यह हो जाएगा बंगाली भाषा में। तो इस तरह से भारत मित्र के बारे में भी जाने। भारत मित्र जो हिंदी में किया गया था 1878 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ, जिसमें हम लोगों को देखा था। सबसे पहले संपादक कौन होते, पंडित हरि देशमुख होते। राष्ट्रमत के बारे में देखा 1888 में होता है, जिसमें हम लोग देखे गणपत सखाराम पाटिल होते जो मराठी भाषा में किया था। प्रजामित्र के बारे में हम लोग देखे थे कौन, चंद्रकांत केनी के द्वारा किया जाता है। प्रजामित्र जो गुजराती भाषा में होता है। नायक होता है ये जो कोल्हापुर के शासक होते हैं, यानी जो साहू चतुर्थ कहिए, उनके द्वारा एक बार शुरू किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 में आते हैं। 100 में कह रहा महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं हैं जो अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक में वह संदेश क्या था, देखिए यह जो अनटू द लास्ट है, यह जो जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया है। जॉन रस्किन काफ़ी मतलब कहिए कि एक बहुत प्रभावशील व्यक्ति थी। हालांकि जब इनको पढ़ाई करने के लिए इनके माता पिता ने भेजा तो पिता का काफ़ी शौक था कि ये बड़ा होकर एक मतलब बहुत बड़ा क्या बने, व्यक्ति बने, जिसमें वो मतलब पुरस्कार हर क्षेत्र में वो अपना अच्छा प्रदर्शन करे, पुरस्कार लेते हुए वो अपने जो यूनिवर्सिटी का है वो पढ़ाई पूरा करे, बड़ा होकर 40 वर्ष के बाद एक बहुत बड़ा पादरी बने। यानी इस तरह से काफ़ी शौक पाले हुए रहते हैं। लेकिन वह उनके पिता के बावजूद क्या होते हैं, पिता के जो शौक होता है उसके विपरीत क्या करते हैं, ये नाम कमाते हैं। हालांकि उससे भी ज़्यादा वो कमाते हैं। जॉन रस्किन ये अपने पंक्ति में बल्कि अपने वाली एक मतलब अपने आने वाली एक सदी पर वे प्रभाव डालते हैं। ये ऐसे लेखक होते हैं। तो इन्होंने आधुनिक इतिहास में सबसे असरदार व्यक्ति माना जाता है। इन्होंने ब्रिटिश लेखिका जो होती है शार्लेट ब्रोंटे और जो लेखक रूसी विद्वान होते हैं टॉल्स्टॉय और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन सभी को वो प्रभावित करता है। तो व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है, यही इसमें मतलब वो बदल डाला। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया टू द लास्ट महात्मा गांधी यही किया। हालांकि अगर जॉन रस्किन के बारे में एक बहुत अच्छा बात, जब उनके बुक को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। उन्होंने एक चीज़ कहा था कि महलों से अच्छा रहना है झोपड़ियों में रहना है। झोपड़ियों में खुश रहकर आप महलों को आश्चर्यचकित कह सकते हैं, लेकिन महल में रहकर आश्चर्यचकित आप किसी को नहीं कर सकते हैं। तो इनका धारणाएं, इनका कथन काफ़ी क्या किया, अगली पीढ़ी तक लोगों को प्रभावित किया। तो ये जॉन रस्किन थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 100 में 101 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रंसविदावध सिविल सेवा का सृजन किया, ICS सिविल सेवा। तो वह कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हम लोगों ने देखा था 1886 से 93 तक क्या था, 93 तक इन्होंने रहे थे। सॉरी 1886 हम बोल दिए थे ना, नहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1896 नहीं, 1860 में तो क्या किया था, भारतीय पुलिस सेवा के गठन के रूप में जाना जाता था। क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 1786 से 1793। हाँ सही है, 1786 से 93 तो सही तो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग का शासनकाल यह देखेंगे 1772 से 85 हो जाएगा। बेलेजली का शासनकाल सहायक संधि 1798 से 1905 ईस्वी तक, 1805 है 1905 नहीं 1798 से। फिर विलियम बेटिंग का 1828 से 35 तक। तो सभी के काल में इंपॉर्टेंट घटना हुई, लेकिन भारतीय सिविल सेवा के बारे में पूछा गया है तो हो जाएगा कौन हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो क्या थे उसके समय में क्या हुआ था, नेपोलियन की शक्ति जब यूरोप के सामने धराशायी हो रही थी तब वो ब्रिटिश में फतह का वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पर, और उसके साथ सुगौली की संधि भी हुई थी। बेरेली की सहायक संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेटिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 102 में, किस अधिनियम ने भारतीयों यानी भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। देखिए इससे पहले भी एक प्रश्न था, उस प्रश्न में हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है इसमें क्या किया गया था, यानी कि जो अधिकारी हैं उन विभागीय क्षेत्रों में, यानी कि विभाग एवं विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में क्या मिला, प्राधिकार को एक बल मिला। तो वह था 1861 का अधिनियम। यहाँ पूछा गया देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा, तो वही 1861 के अधिनियम में, क्योंकि इस अधिनियम में क्या किया गया 1861 के इस अधिनियम में गवर्नर जनरल के परिषद में क्या किया गया, शामिल क्या किया गया भारतीयों को।
अर्थात विधायी कार्यों में सहयोग करने के लिए अधिकार प्रदान हुआ तथा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। और दूसरा इंपॉर्टेंट था कि इसमें विधान परिषद के विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता को प्रारंभ किया गया। तो वह 1861 ही हो जाएगा, जिसमें अपने देश के प्रशासन का कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ। 1858 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1858 में इस तरह की कोई बात भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की बात ही नहीं हुई थी। सिर्फ इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक इंपॉर्टेंट स्थापना हुआ था, इसमें 6 सदस्य था। 1833 में भी भारतीय सदस्यों को शामिल करने का, भारतीय लोगों का हिस्सा बनाने का कोई भी प्रावधान नहीं था। इसमें चीनी एवं चाय पर जो एकाधिकार था उसे समाप्त करने की बात हुई। 53 का तो कोई चार्टर एक्ट था ही नहीं, तो वह हो जाएगा 1861। ध्यान में रखना प्रश्न। अच्छा, 103 में देखिएगा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसमें यूनाइटेड किंगडम के कौन थे? वह लेवर्ट एटली थे। आपको पता होगा कि क्लीमेंट एटली के द्वारा ही क्या कहता है, कैबिनेट डिवीजन भी भेजा जाता है, फिर लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही भेजा जाता है। उन्हीं के द्वारा घोषणा भी किया जाता है कि भारत को 30 जून 1948 से पहले क्या कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर लॉर्ड माउंटबेटन जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा क्या कहता है, एक घोषणा किया जाता है। और वह घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कब किया जाता है? वह किया जाता है 3 जून 1947 ईस्वी को, जिसमें भारत एवं पाकिस्तान 2 अलग संघ बनाने की बात हो जाती है। करा वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? यह देखिए प्रश्न आ गया, वंदे मातरम जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि वंदे मातरम जो है वह कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से उठाया गया। जो भावनानंद नामक सन्यासी होता है वो गीत को उस समय गाता होता है। तो यही है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रूप में गाया था? हुआ 1886 ईस्वी का होता हुआ, लाहौर का होता है। लाहौर नहीं, कलकत्ता का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही गाया जाता है ना। ध्यान में रखिएगा। 1905 में करा निम्नलिखित में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? देखिए, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, एक तो हम लोगों ने देखा था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया जाता है। उसके बाद क्या था, जिसमें से एक था ना, प्रश्न आया था ना, जिसमें मिलान करना था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हम लोगों ने देखा कि वो गलत मिलान था, कर्जन नहीं होगा। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो हटाने के लिए कौन जाना जाता है? वह जाना जाता है लॉर्ड मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। हुआ प्रतिबंध हटाने के लिए काफ़ी चर्चित था। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यही था कि आप क्या कर सकते हैं, बिना परमिशन के आप अखबार को छाप नहीं सकते हैं। दूसरा, अगर आपको छापना तो वो इंग्लिश में होना चाहिए। इस तरह का प्रतिबंध था। तो वह हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ जो शासनकाल रहा 1835 से 36 में रहा था। मतलब प्रेस पर नियंत्रण हटाने के लिए इन्हें काफ़ी याद किया था। 106 में देखिए, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना। एक था विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय में तो हम लोगों ने देख लिया कि मुंबई, कलकत्ता, मद्रास 1857 में हुआ, वह 1854 के वुड डिस्पैच के। लेकिन जो उच्च न्यायालय की स्थापना होती है वो कब होती है? वो 1861 ईस्वी में होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और जो पहला जो है संघीय न्यायालय की स्थापना, वो 1835 के अधिनियम के तहत होती है, वह भी ध्यान में रखना। 1935 के अधिनियम से 1937 ईस्वी में। तो यहाँ था उच्च न्यायालय के, तो वह 1861 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया। नेक्स्ट देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद आ गया, पढ़िए हम लोगों ने। देखिए, पहला क्या है, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलाने पर कुछ प्रतिबंध को लागू किया जाना, बिल्कुल नहीं। भारतीय भाषाओं का प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू, यह भी ना था। यह कहाँ था? यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में था कि भारतीय भाषाओं में नहीं हो सकता, आपको अंग्रेजी में करना। फिर तीसरा, यूरोपीय के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। यही था कि यूरोपीय लोगों को सुनवाई करने के लिए जो भारतीयों पर लगाई गई अयोग्यता था न्यायाधीशों पर, उसे हटा दिया गया। यानी कि भारतीय न्यायाधीशों को भी अधिकार दिया गया कि किसी भी यूरोपीय लोगों का सुनवाई कर सकता है, जिसका विरोध भारत में किया। फिर भारत में जो ब्रिटिशर्स महिलाएं थी उन्होंने भी किया, फिर इंग्लैंड में भी बढ़ चढ़ कर होने लगा। फिर तो उसके बाद इस्तीफा ही देना पड़ा रिपन को। 108 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? सबसे पहले कौन सा घटना हुई? अब आर्य समाज की स्थापना सोच लीजिए 1875 ईस्वी में। दीनबंधु जो नीलमित्र लिखा गया था 1860 ईस्वी में। बंकिम चंद्र चटर्जी जो आनंद मठ पुस्तक लिखा गया प्रकाशित 1882 में हुआ। सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सर्विसेज में जो आए 1863 में। अब सोच लीजिए सबसे पहले कौन होता? नील दर्पण वाली घटना यहाँ पर हो रही है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ये तो हम लोगों ने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने करो या मरो का 2 मंत्र दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था या तो हमें आज़ादी के लिए क्या करना है, आज़ाद हो जाना, या आज़ादी के लिए मर मिटना है। ये इन्होंने बोला था कि अंतिम सांस तक हृदय में से रखना। लेकिन यहाँ पर पूछा ये नारा को किसने दिया था? यह नारा अरुणा आसफ नहीं, यूसुफ मेहर अली के द्वारा यह दिया जाता है। ये यूसुफ मेहर अली वही व्यक्ति हैं जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता, तो यूसुफ अली, अरुणा आसफ अली एवं अन्य नेताओं के साथ क्या करके अंडरग्राउंड यानी गुप्त रूप से होकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का इन्होंने अहम भूमिका निभाया था। तो अरुणा आसफ अली हो जाएगा। और एक है जो
ये देखिए ना, नाम भूल रहे हैं, उसमें भी यूसुफ आली ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाँ, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी इन्हें 8 बार भी जेल जाना पड़ा था। तो एक और हैं ये, हाँ, साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन गोबैक का, वो भी नारा इनके द्वारा ही दिया गया था, इसके लिए भी इन्हें याद किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने विविध में आधुनिक भारत से रिलेटेड विभिन्न मुद्दों पर, जिसमें कुछ गर्म दल से भी रिलेटेड, नरम दल से भी रिलेटेड, और वह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से भी रिलेटेड, यानी कि हर एक बिंदुओं से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का हल देखा, कुछ समाचार पत्रों का भी जाना जो इंपॉर्टेंट था, जो प्रश्न में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले सब्जेक्ट में मिलते हैं।